Hello everyone, this is Dr. Devashish Kaur. Welcome all of you to the platform of Physics वाला. हम लोग सिटीज बैच के बारे में बात कर रहे थे जहां पे IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग, राइट? तो अभी फिलहाल मेथड्स इन बायोलॉजी जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी एस्पिरेशंस के लिए. तो इन दैट सेंस आई विल बी डीलिंग विथ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशंस, राइट? तो जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बात करते हैं या जब टेक्निक का बात करते हैं तब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन एक ऐसा पार्ट है जो कि सिर्फ थ्योरी में पढ़ के 2-4 लाइन में कुछ पता नहीं चलेगा आपको. अब जब तक ना उसका रिलेटेड क्वेश्चन ना सॉल्व करे, जब तक उसका टोटल कंसेप्ट ना समझ में आया, तब तक आप उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो चलिए देखते हैं आज हम लोग पूरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिलेटेड डाइजेशन में जितना सारा क्वेश्चन आ सकता है, एकदम शुरुआत से लेकर एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? सो प्लीज पे योर अटेंशन फॉर द नेक्स्ट 1.5 or 2 hours to enjoy the session on restriction endonuclease digestion. So let us go ahead. So before we start, I'll just tell you what are the things we are going to cover in this whole session. Mainly we'll be dealing with concepts of DNA digestion. The concept of digestion, how the DNA will be digested using restriction endonuclease. How? So we will be dealing with that. Okay? Next, of course, we will analyze the DNA bands. We will analyze the DNA bands. Those are the two most important aspects हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन के थ्रू. ओके? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखो. Restriction enzyme digestion of a 4 kb PHT1 digested DNA molecule with EcoR1 yields 2 fragments of 1 kb and 3 kb each. देखो हम लोग इस क्वेश्चन को जब डिस्कस करेंगे शुरुआत से हर एक सेंटेंस हम लोग एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली विल आल्सो स्टार्ट राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चंस. सो बेसिकली यू हैव टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चंस. ऐसे सिर्फ क्वेश्चंस एक बार क्या, अगर आप 5 बार भी पढ़ लो ना, कुछ समझ में नहीं आएगा. हर एक क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ने के बाद उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करना है. अगर आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कहां पे उसको प्रोसेसिंग करोगे? प्रोसेसिंग, डोंट प्रोसेस इट इन योर माइंड. दिस इज माई रिक्वेस्ट. सी, इन दिस होल सेशन यू विल बी लर्निंग हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, राइट? तो मेरा बस एक छोटा रिक्वेस्ट है पूरा सेशन का शुरुआत में. रिक्वेस्ट ये है कि ज्यादा सोचो मत, सोचो ऑन पेपर. यू थिंक ऑन पेपर, डोंट थिंक इन योर माइंड सो मच, बिकॉज आप जितना ज्यादा सोचोगे यहां पे उसका रिफ्लेक्शन पेपर में नहीं आएगा. अगर पेपर में उसको ड्रॉ कर सकते हो तो बहुत आराम से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है? तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्वेश्चंस, प्लीज कीप इन योर माइंड कि सोचना है ऑन पेपर. मतलब जब आप किसी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तुरंत उसका इंफॉर्मेशन लिख लो पेपर में कि क्या इंफॉर्मेशन मिला. दैट विल हेल्प यू rather than reading the questions again and again and again and again. क्योंकि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा दोगे ना, उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे. अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो ज्यादा सोचो मत, ऑन पेपर आ जाओ. यू कम टू द पेपर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन ऑफ अ 4 kb PHT1 digested DNA. What do you mean by this? It means, let's say there is a DNA which will be digested by PHT1 so that you will get 4 kb. You will get 4 kb sequence, right? So once you get 4 kb sequence, so basically you have digested with PHT1. So if I write it here, you will see that the 4 kb sequence will actually carry PHT1 on both sides. Understood? पहले समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं बोल रहा हूं ये जो 4 kb सीक्वेंस है, ये जो 4 kb सीक्वेंस है, इस 4 kb सीक्वेंस आपको कहां से मिलेगा? टोटल डीएनए से मिलेगा. टोटल डीएनए से आपको 4 kb सीक्वेंस को कैसे लाना है? PHT1 से डाइजेस्ट करके. इसीलिए यहां पे लिखा है कि PHT1 डाइजेस्टेड डीएनए. अंडरस्टूड? अच्छा, यहां पे एक चीज समझ, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड. When you will digest a DNA to get a 4 kb fragment, it's like, I'll give an example. It's like getting a slice of a watermelon. You know watermelon? तरबूज जिसको बोलते हैं, राइट? वाटरमेलन. तो अगर वाटरमेलन से एक स्लाइस आपको लाना है, मान लीजिए कि ये है वाटरमेलन, आपको एक स्लाइस लेना है यहाँ से, राइट?
How will you get it? Please remember, to get a slice from watermelon, you have to digest on both sides. You cannot get a slice of a watermelon by cutting only one side. You have to digest this side also. You have to digest this side also. You got my point? So same thing, to get a slice of a DNA from any source DNA, to get a fragment of DNA, you have to digest on both side. दोनों साइड आपको काटना है, तभी जाके आपको एक फ्रैगमेंट मिल सकता है. ठीक है, तो यहां पे अगर PST1 से आप डाइजेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब है ये जो फ्रैगमेंट मिला, दोनों साइड आपको PST1 ही मिलेगा, क्योंकि ये 4 kb सीक्वेंस आपको मिला है PST1 डाइजेशन से. इसका मतलब ये जो 4 kb वाला जो फ्रैगमेंट है, इट विल कैरी PST1 सीक्वेंस ऑन बोथ साइड. अंडरस्टूड? ओके, नाउ इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे EcoR1 से. ठीक है, EcoR1 से हम लोग डाइजेस्ट करेंगे. लिखा है कि अगर EcoR1 से आप डाइजेस्ट करते हो तो आपको 2 बैंड मिलेगा, 1 and 3. 1 and 3. ओके, फाइन. नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, डाइजेशन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल विथ हिंट 3 yields 2 फ्रैगमेंट, 1.5 and 2.5. अगर आप हिंट 3 से डाइजेस्ट करते हो, you will get 1.5. This will be 1.5, this will be 2.5. ठीक है, तो अगर यहां से यहां तक 1.5 है एंड अगर यहां से यहां तक जस्ट 1 है, तो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, that will be 0.5, isn't it? This will be 0.5 and rest will be 2.5. ओके नहीं, राइट? ओके, अच्छा चलिए देखते हैं. नेक्स्ट लिखा है कि फाइनली डाइजेशन विथ EcoR1 एंड हिंट 3 टुगेदर. If you digest with EcoR1 and hint 3 together, it yields 0.5, 1 and 2.5. ये है 0.5, ये वाला, ये है 1. So 1 plus 0.5 plus 2.5, right? Now, based on this information, the 0.5 kb fragment is flanked by. What do you mean by flanked by? मान लीजिए ऐसे मैंने लिखा ABC. I can say B is flanked by A and C. If I write ABC, I can say B is flanked by A and C. Understood? So यहां पे आपको बोलना है कि ये जो 0.5 kb वाला फ्रैगमेंट है, that will be flanked by whom? That will be flanked by whom? देखो ये जो 0.5 है, flanked by whom? Flanked by EcoR1 and hint 3. है कि नहीं? बहुत आसान है, देख लो. फर्स्ट ऑप्शन है PST1 and hint 3. No, only EcoR1. No, EcoR1 and hint 3. EcoR1 and hint 3. Yes, of course. नेक्स्ट है EcoR1 and PST1. नो, सॉरी. अंडरस्टूड? बहुत आसान है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है एंड ऑन पेपर आपको वर्क करना है. इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मेरा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा सोचो मत. यू राइट ऑन पेपर, प्लीज वर्क ऑन पेपर, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर. This much I can tell you. But if you don't work on paper and if you are simply trying to think too much on your brain, you are putting yourself into more burden. You will not get the answer. ठीक है, तो अगर आपको आंसर निकालना है तो प्लीज पेपर में आ जाओ. जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, यू बी ऑन द पेपर, यू विल गेट इट. ओके, ऑल राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. या सो दैट इज द आंसर आई टोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. देखो, अ प्रोटीन D is encoded by a gene which is 5 kb long. A gene, this is 5 kb long, right? This is 5 kb long and it has 3 hint 3 restriction sites. This gene will encode a protein. This gene will encode a protein which has 3 restriction sites. Okay. Now, the first one is 0.5 kb from the transcription start site. Okay, so if I consider the first one, this is 0.5 kb from the first. This is the first hint 3. Okay, so this is 0.5. Next, the second one is 2.5 kb from the first. So I can write it here 3.
आप ये सोच रहे होंगे सर 3 कैसे लिख दिया? देखो सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है. लिखा है कि सेकेंड वन इज 2.5 kb फ्रॉम द फर्स्ट. Which one is first? This is first. This is second, right? This is second. Okay, this is second. तो second बोला है 2.5 from the first. तो this will be 3 from the start, from the beginning. Understood? From the beginning, it will be 3. Okay, next, देखो. The third one is 0.5 kb from 0.5 kb internal to the stop. मतलब स्टॉप मीन्स राइट साइड से, एंड से, ठीक है. 0.5 kb फ्रॉम द स्टॉप. सो आई कैन राइट इट हियर. दिस विल बी 4.5. दिस इज थर्ड. अंडरस्टूड? 0.5 फ्रॉम द स्टॉप मीन्स फ्रॉम दिस साइड इट इज 0.5. अब देखो यहां पे मैंने कैसे ये मार्किंग किया. एक देखो, जीन का लेंथ कितना है? 5 kb, राइट? जीन का लेंथ कितना है? 5 kb. तो यहां पे मार्क करो 5, 0 to 5. अब सोचो क्यू ऐसे मैंने यहां पे लिखा 0.5, यहां पे 3, यहां पे 4.5. क्यू लिखा मैंने. ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्यू मैंने लिखा, मैं बता रहा हूं. देखो जिन का लेंथ कितना है? 5 kb. आपको 5 kb तक काउंट करना है, राइट? व्हाट डू मीन बाय 5 kb? 5000 बेस पेयर, राइट? नाउ इफ आई आस्क यू, यू काउंट 5000. If I ask you, you count 5000. Can you count in double direction? You have to count in unidirection. इसका मतलब क्या है? 5000 आप दो साइड से काउंट नहीं कर सकते हो. 5000 आपको काउंट करना है एक ही साइड से, मतलब 1 2 3 4 5 6 up to 5000. Could you follow me? Can you count 5000 in two direction, like this side, this side? No. 5000 आप काउंट कर पाओगे एक ही साइड से, मतलब यूनिडिरेक्शनल. 1 2 3 4 5 6, राइट? इसलिए हम लोग जो मार्किंग करेंगे दैट शुड बी यूनिडिरेक्शनल. कुड यू फॉलो? जो मार्किंग करेंगे हम लोग, मार्किंग शुड बी ऑलवेज यूनिडिरेक्शनल, क्योंकि आपको 0 से 5 तक जाना है, मतलब 1 से 5000 तक जाना है, राइट? तो जब आप 1 से 5000 तक जा रहे हो, आपका जो काउंटिंग होगा दैट शुड बी ऑलवेज यूनिडिरेक्शनल. कुड यू फॉलो माय पॉइंट? ओके, सो लेट अस स्टार्ट. यहां पे क्या बोला? एक जीन है जिसका लेंथ है 5 kb, राइट? ओके, यहां पे यह भी बोला गया जीन का अंदर 3 हिंट्री साइड से, तीनों का साइज, तीनों का पोजीशन यहां पे बताया गया. क्या पहले क्या था? जो फर्स्ट वन है उसके बारे में बोला कि 0.5 kb फ्रॉम द स्टार्ट, तो लिख दिया 0.5 kb फ्रॉम द स्टार्ट. सेकेंड वन के बारे में बताया 2.5 kb फ्रॉम फर्स्ट. देखो यहां से 2.5 है, यहां से 2.5 है, फर्स्ट से 2.5. So basically this is 3 from the beginning, from the start, right? Yes. Next, third one के बारे में क्या बोला? ये है 0.5 kb internal to the stop, means from that side, from right side. So right side मतलब क्या? एक्सट्रीम राइट साइड में आपको कौन सा साइज आएगा? 5 kb. तो अगर 5 kb से थोड़ा इधर आ रहा है, अंदर आ रहा है, 0.5 kb internal. So that means you are basically going 4.5 from the start. Could you follow me? Okay. So इसीलिए मैंने यहां पे लिखा 0.5, 3 and 4.5. And this is the most important part of this questions. अगर ये आप लिख दिए हो, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा. बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है. अगर इतना कर लिया, आराम से इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है? द सेकेंड साइट इज पॉलीमॉर्फिक. द सेकेंड साइट मीन्स दिस. द सेकेंड साइट इज पॉलीमॉर्फिक. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिक? Polymorphic means there will be some variation in the site, right? Some variation. Now, what do you mean by variation? Let's say hint 3 site, for an example I'm telling you, let's say A, G, C, T. Suppose it is A, G, C, T. Variation का मतलब क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे आ गया A, G, G, T. एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन हो गया, राइट? अगर यहाँ पे वेरिएशन हो गया तो आपको क्या लगता है? हिंट 3 यहाँ पे डाइजेस्ट कर पाएगा? नहीं, हिंट 3 यहाँ पे डाइजेशन नहीं कर पाएगा. तो अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन आ गया, इट विल नॉट डाइजेस्ट. अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज अ पॉलीमॉर्फिक साइट. इस पॉलीमॉर्फिक साइट मतलब इट ऑफर्स वेरिएशन, राइट? ओके, नेक्स्ट देखो. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द फीटल सेल कंटेन्स द नॉर्मल कंप्लीटली डाइजेस्टेड विद हिंट 3, which is again separated in an agarose gel, finally transferred to a membrane and detected by a probe against the region between second and third restriction site. यहां पे एक प्रोब भी डाल दिया है.
यहां पे एक प्रोब भी डाला जो कि इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड रेस्ट्रिक्शन साइट्स का अंदर है, ठीक है। इन बिटवीन देखो लिखा है प्रोब अगेंस्ट द रीजन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड रेस्ट्रिक्शन साइट्स। अच्छा, प्रोब क्या है? जिसके पास थोड़ा इंफॉर्मेशन नहीं हो प्रोब के बारे में, मैं बता दे रहा हूं। प्रोब क्या है? बहुत सिंपल सा चीज है। प्रोब है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है आइडेंटिफिकेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए। ऑन व्हाट पर्पस? आई विल टेल यू। सी, सपोज यू हैव अ डीएनए हियर, द सीक्वेंस इज नोन टू यू, राइट। मान लीजिए कि ये जो डीएनए मैंने ड्रॉ किया, इसका सीक्वेंस आपको पता है, बट यू डोंट नो whether that gene is located somewhere or not. You have no idea. So what you can do, you create a complementary sequence to this. Let's say you consider this much only. Let's say your gene is 1 kb. Suppose this is 1 kb gene, right? You take only, let's say, 20 nucleotide. You make a complementary region, complementary sequence. You design a complementary sequence, right? So basically you design a 20 nucleotide complementary sequence which can bind to this part, right? Which can bind to this part. तो जब आप ये 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को सिंथेसाइज करोगे, इसको आप रेडियो एक्टिव बनाओ, रेडियो एक्टिवली लेवल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लो, ठीक है। कैसे कर सकते हो रेडियो लेवल्ड? अब इसको 32p से कर लो, 32p से कर लो। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? The nucleotide will be added simply. It will be a polymer, right? Polymer whose length is, let's say, for an example, 20. तो यहाँ पे जो आप DNTP यूज करोगे, ये जो आप DNTP यूज करोगे, that should be 32p leveled. That's it. तो इसका मतलब क्या है? ये जो सीक्वेंस आप डिजाइन किए हो, that will become radio leveled, right? Now, ये जीन यहाँ पे है कि नहीं? You don't know. You don't know. Now you give the probe. You allow probe to bind. If probe binds, that means your gene is present. So if the probe binds, it will bind here, right? And since this is already radio labeled, so through radioactivity, you will actually come to know the presence of your gene. Understood? So through this probe, you will actually come to know whether your gene is present or not. This is so simple. So हम लोग probe को use करते हैं visualize करने के लिए, gene present है कि नहीं। तो probe क्या है? probe एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि हम ही लोग उसको डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ जीन, राइट? एंड दैट कैन बी मेड रेडियो लेवल्ड सो दैट थ्रू द रेडियो एक्टिविटी विल कम टू नो द प्रेजेंस ऑफ द जीन। दैट्स इट। अंडरस्टूड? तो सेम फंडा यहां पे प्रोब हम लोग यूज किए हैं इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड रेस्ट्रिक्शन साइट्स, राइट? ओके, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंड पैटर्न्स विल बी ऑब्टेन्ड इफ द फीटल सेल इज हेटेरोजाइगस। If the fetal cell is heterozygous. We will also discuss if the same question was asked if the fetal cell is homozygous. That also we'll discuss. Okay? Fine. So let us consider what is heterozygous property here. First, let us understand what is heterozygous property here. Look. देखो यहाँ पे ये जो सेकेंड साइट है, ये जो सेकेंड साइट है जो कि पॉलीमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है? मैंने क्या बोल रहा था? वेरिएशन, राइट? वेरिएशन। ओके, अच्छा, यहां पे मैंने लिखा, मान लीजिए AGCT है इसका ओरिजिनल सीक्वेंस, राइट? ध्यान से सुनो, मान लीजिए AGCT है इसका ओरिजिनल सीक्वेंस। थोड़ा वेरिएशन समझते हैं, मान लीजिए AGGT, लेट्स से AGCA, दिस इज ऑल्सो अनदर वेरिएशन, राइट? वेरिएशन 1, वेरिएशन 2, लाइक दैट, जस्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस, राइट? हेटेरोजाइगस का मतलब होता है, हेटेरोजाइगस का मतलब होता है it has both the characters, means it includes original also, it includes variation also. समझ में आया? अगर मैं यहां पे होमोजाइगस का बात करता हूं, होमोजाइगस मतलब you will consider either original or variation. समझ में आया? फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। हेटेरोजाइगस मतलब बेसिकली यू आर डीलिंग विथ टू कैरेक्टर्स, राइट? व्हाट आर द टू कैरेक्टर्स हियर? either this sequence, the second one, the polymorphic, either you are considering the original or you are considering variation. If you consider both, it becomes heterozygous. If you consider only one of these, it consider homozygous. तो यहां पे हम लोग heterozygous का बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग दोनों जो कैरेक्टर है, मतलब ओरिजिनल एंड वेरिएशन, दोनों का कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, चलते हैं दोनों का कंसिडरेशन लेके, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो
प्रॉब्लम यहां पे क्या होगा, अब देखो, अगर ये ओरिजिनल सीक्वेंस है इट विल डाइजेस्ट, अगर वेरिएशन हो गया इट विल नॉट डाइजेस्ट. सो ओरिजिनल विल डाइजेस्ट, वेरिएशन विल नॉट डाइजेस्ट. सो अगर हम लोग हेटेरोजाइगस का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग दोनों कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनल एंड वेरिएशन. ओरिजिनल मतलब इट विल डाइजेस्ट, वेरिएशन मतलब इट विल नॉट डाइजेस्ट, राइट. सो बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीमॉर्फिक साइड, द सेकंड वन, यू हैव टू कंसीडर बोथ थिंग. आपको यह मान के चलना है कि ये सीक्वेंस डाइजेस्ट कर भी सकता है, ये सीक्वेंस डाइजेस्ट नहीं भी कर सकता है. अंडरस्टूड. बट देयर इज नो सच प्रॉब्लम विद द फर्स्ट एंड द थर्ड सीक्वेंस, राइट. तो फर्स्ट एंड थर्ड सीक्वेंस जो है वो डाइजेस्ट कर लेंगे. प्रॉब्लम होगा सिर्फ सेकंड साइड पे. सेकंड साइड डाइजेशन कर भी सकता है, सेकंड साइड डाइजेशन नहीं भी कर सकते. आप दोनों कैरेक्टर लेके चल रहे हो बिकॉज यू आर डीलिंग विथ हेटेरोजाइगस प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड. ओके, चलो देखते हैं अब क्या क्या बैंड मिलेगा आपको. देखो, तो ये तो यहां पे डाइजेशन करेगा, यहां पे आपको मिलेगा 0.5, राइट. ये पे भी आपको डाइजेशन करेगा, दिस साइड आपको मिलेगा 0.5. तो बचेगा सिर्फ बीच में. इसका दो कंडीशन है, या तो डाइजेशन होगा या तो डाइजेशन नहीं होगा, राइट. तो पहले मानते हैं कि डाइजेशन होगा, तो आपको क्या मिलेगा, दिस साइड 2.5, दिस साइड 1.5. अगर आप मानते हो कि डाइजेशन नहीं हो पाएगा तब आपको मिलेगा टोटल 4, राइट. मतलब दिस विल रिमेन अनडाइजेस्टेड. सो आपको 4 में मिलेगा, 4 के बी में, राइट. अच्छा, तो आपको कितना बैंड मिलेगा टोटल, 0.5, 1.5, 2.5 एंड 4. इतना सारा बैंड आपको मिल सकता है टोटल. इतना सारा बैंड आपको मिल सकता है अगर आप हेटेरोजाइगस प्रॉपर्टी को लेकर बात करते हो, राइट. बट ब्यूटी यहां पे है कि यहां पे आप एक प्रोब डाल दियो. एंड देखो प्रोब कहां पे बाइंड करेगा, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में, राइट. तो प्रोब का मतलब क्या है समझो पहले. प्रोब का मतलब है प्रोब जहां पे बाइंड करेगा सिर्फ वही बैंड आपको दिखेगा. प्रोब जहां पे बाइंड नहीं करेगा वो बैंड आपको नहीं दिखेगा. अंडरस्टूड. मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोब का मतलब भी होता है विजुअलाइजेशन के लिए. मतलब प्रोब विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर जिन, राइट. इट विल हेल्प यू विजुअलाइजिंग योर जिन. सो प्रोब विल बाइंड हियर. सो wherever probe will bind you will see only that much. Wherever probe will not bind you cannot detect that band, right. अब देखो ये जो 0.5 वाला बैंड है, 0.5 वाला बैंड यहां पे आ रहा है, 0.5 यहां पे आ रहा है, यहां पे प्रोब का कोई बात ही नहीं है, राइट. तो you will never see 0.5. You cannot see 0.5 because probe will not bind to 0.5, right. Okay, next 2.5. प्रोब तो यहां पे बाइंड कर रहे हैं, 2.5 वाला जो फ्रैगमेंट है यहां पे प्रोब बाइंड नहीं कर रहे, राइट. तो 2.5 आपको नहीं दिखेगा. अंडरस्टूड. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 1.5. 1.5 सिर्फ इतना ही है, राइट. 2 एंड 3 के बीच. ऑफ कोर्स इसको दिखेगा, ऑफ कोर्स इसको डिटेक्ट कर पाएंगे आप. तो 1.5 को डेफिनेटली आप देख पाएंगे. नेक्स्ट अगर आप 4 का बात करते हो, टोटल बैंड मतलब बीच में अगर अनडाइजेस्टेड हो गया, तो अगर टोटल 4 का बात करते हो यहां पे भी प्रोब यहां पे बाइंड करेगा, राइट, क्योंकि दिस पार्ट, तो 4 भी आपको दिखेगा. अंडरस्टूड. तो आपके दो बैंड दिखेगा, एक तो है 1.5, एक है 4. दोनों आपको मिलेगा, मतलब 1.5 एंड 4. इसमें 1.5 एंड 4, 1.5 एंड 4. अब देखो यहां पे और एक चीज मैं बताऊंगा. एक क्वेश्चन 1.5 एंड 4 आपको मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यू आर डीलिंग विथ हेटेरोजाइगस प्रॉपर्टी. यही क्वेश्चन अगर आपको होमोजाइगस कैरेक्टर में पूछा जाता तब आपका आंसर क्या होता. इन दैट केस आपका आंसर होता या तो 1.5 और 4, 1.5 और 4. ये हेटेरोजाइगस है इसलिए 1.5 एंड 4. होमोजाइगस मतलब 1.5 और 4. क्यों, देखो होमोजाइगस का मतलब क्या है, थोड़ा बस नॉर्मली सोचो. होमोजाइगस का मतलब क्या है, सिंगल कैरेक्टर, राइट. सिंगल कैरेक्टर. तो व्हाट डू मीन बाय सिंगल कैरेक्टर, आइदर यहां पे सिर्फ ओरिजिनल वाला सीक्वेंस हम लोग कंसीडर करेंगे या तो वेरिएशन वाला सीक्वेंस कंसीडर करेंगे. तो अगर ओरिजिनल कंसीडर कर रहे हो तो इट विल डाइजेस्ट, अगर वेरिएशन वाला कंसीडर कर रहे हो तो इट विल नॉट डाइजेस्ट. सो अगर आप होमोजाइगस कंसीडर कर रहे हो तो आइदर यू हैव टू कंसीडर इट विल डाइजेस्ट और इट विल नॉट डाइजेस्ट. तो आइदर और, इसीलिए आइदर और मतलब यू विल गेट आइदर 1.5 और 4. अंडरस्टूड. एंड जब हेटेरोजाइगस का बात आता है you are considering both the characters. That's why you will get, I mean, you are considering
the original also, you are considering the variation also. That's why you are getting 1.5 and 4. अब समझ में आया? तो हेटेरोजाइगस था इसीलिए आपका आंसर आया 1.5 and 4, या अगर होमोजाइगस पूछते तब आपका आंसर होता 1.5 और 4. अंडरस्टूड? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. देखो, द फॉलोइंग फिगर इज शोन फॉर अ डीएनए डाइजेशन एक्सपेरिमेंट. द डीएनए वाज फर्स्ट डाइजेस्टेड विथ EcoR1 and in combination with EcoR1 and HPA2. So पहले आप EcoR1 से डाइजेस्ट किए हो, सिंगल डाइजेशन, देन EcoR1 and HPA2 से डबल डाइजेस्ट किए हो. Now the question is, if the DNA was digested with HPA2 alone, यहां पे वन मोर सिंगल डाइजेशन का आप सोच रहे हो, राइट? देन व्हाट वुड हैव बीन द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. ओके, देखो, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं दूंगा. मैं बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट देते जाऊंगा. प्लीज कंसेप्ट को बिल्ड करो. दिस इज माय रिक्वेस्ट. If you develop this concept, you will never be stuck in solving these restriction endonuclease questions, and you will get actually a lot of fun in solving these restriction endonuclease questions. Okay, and I'll try my level best to make this session more interactive and more fun enjoying. Okay, so let us go ahead. देखो, हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा मैं कंसेप्ट दे रहा हूं. देखो, मान लीजिए एक जीन है जिसका साइज है 1 kb. ठीक है, एक जीन है जिसका साइज है 1 kb. इसको आप डाइजेस्ट कर रहे हो, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देके आप डाइजेस्ट करो. डाइजेस्ट करने के बाद आप बोल रहे हो कि सर हमको 0.6 एंड 0.4 दो बैंड मिला. ये हो सकता है, राइट? आप बोल रहे हो सर हमको 0.2 एंड 0.8 वाला बैंड मिला. ये भी हो सकता है. आप बोल रहे हो सर हमको 0.7 एंड 0.3 वाला बैंड मिला. ये भी हो सकता है. कोई दूसरा स्टूडेंट आके बोल रहे सर हमको 0.5 एंड 0.2 मिला. इज इट पॉसिबल? यू आर डाइजेस्टिंग 1 kb and you are saying sir I got two bands in the form of 0.2 and 0.5. Is it possible? You will straight away say no. मैं अगर आपको कहूंगा कि कैसे नो है, बताओ क्यों? हाउ कैन यू से दिस इज नॉट पॉसिबल? हाउ? Why do you think this is not possible? This is not possible because बहुत सिंपल से बात है, बहुत सिंपल से बात है. देखो, अगर आप 1 kb को डाइजेस्ट कर रहे हो, डाइजेशन के बाद जितना सारा डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसको अगर फिर एक्यूमुलेट कर दोगे, यू शुड गेट 1 kb. दिस इज सो सिंपल फंडा. दिस इज सो सिंपल फंडा. यू आर डिवाइडिंग 100, you should get 60-40, you should get 30-60, 30-70, you should get 65-35, right? इसका मतलब क्या है? जो डाइजेशन हो रहे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को अगर फिर से जोड़ दोगे, you should get the original. That is the so basic thing of any digestion, right? Now look at this. If you add these two, you will get 1. If you add these two, you will get 1. If you add these two, you will get 1. That's why you can get all these possibilities. But if you add these two, will you get 1? No. So that is not correct. Understood? तो एक चीज दिमाग में रख दो, डाइजेशन का जो सिंपल सा फंडा है, डाइजेशन करने के बाद जितना सारा डाइजेस्टेड प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वो फिर से आप ऐड करो. ऐड करने के बाद अगर आपको ओरिजिनल जो साइज है वो नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब यू आर डीलिंग विथ रॉन्ग फ्रैगमेंट्स. यू आर नॉट कैलकुलेटिंग इट इन प्रॉपर वे. यू आर नॉट डूइंग इट इन राइट वे. अंडरस्टूड? बहुत सिंपल सा फंडा है, बट ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, चलिए देखते हैं. अच्छा, पहले हम लोग देखेंगे EcoR1 से आपको जो जो बैंड मिला. EcoR1 से आपको मिला 1.7, आपको मिला 0.9, आपको मिला 0.4. फिर जब EcoR1 एंड HPA2 का बात करते हैं, आपको मिला 1.2, 0.9, 0.5 एंड 0.4. पहले हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा बैंड कॉमन है एंड कौन सा बैंड अनकॉमन है, राइट? देख लेते हैं. 0.5 यहां पे भी मिला, 0.4 यहां पे भी आपको मिला, 0.4, 0.9 यहां पे भी मिला, 0.9 यहां पे भी मिला, राइट? अब देखो, यहां पे आपको मिला था 1.7, यहां पे आपको मिला 1.2 एंड 0.5. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो 1.7 था वही बैंड डिवाइड होके 1.2 एंड 0.5 में आया, राइट? सो सिंपल.
जो 1.7 था वही डाइजेस्ट होके 1.2 और 0.5 में आया। अंडरस्टूड? ओके, तो अब जब HPA2 से सिंगल डाइजेशन करोगे, यहां पे जितना सारा बैंड आपको आ गया, सुनो, यहां पे जितना सारा बैंड आ गया, यहां पे जो हम लोग बैंड डिस्कस करेंगे, दिस बैंड्स विल बी आइदर एन एडिशनल प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्टिव प्रोडक्ट ऑफ दिस 4। मतलब ये जो बैंड आएगा यहां पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो या तो जोड़ के आएगा या तो डिवाइड होकर आएगा, कोई तीसरा बैंड यहां पे नहीं आएगा। आप 1 से डिवाइड कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली गेट 6 4 2 8 3 7 समथिंग लाइक दैट, यू विल नेवर गेट 5 2। इसका मतलब जो यहां पे हम लोग बैंड कैलकुलेट करेंगे, दैट शुड बी अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर सब्ट्रैक्टिव प्रोडक्ट और एडिटिव प्रोडक्ट ऑफ दीज 4। इट विल नॉट कम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस। ओके, चलिए देखते हैं, मैं इसका एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। ऑप्शन है 0.5, 1 एंड 1.5। अच्छा, पहले एक बताओ, यहां पे जो 4 बैंड आया है, यहां से आपको 0.5 मिल सकता है? यस, 0.5 मिल सकता है। कैसे? क्योंकि 0.5 तो आपको ऑलरेडी मिल गया यहां पे, राइट? सो यू शुड डेफिनेटली गेट 0.5 हियर। फाइन। 1, कैन यू एक्सपेक्ट 1 kb फ्रॉम दिस 4? इंपॉसिबल। हाउ? देखो, चाहे आप 0.5 एंड 0.4 को ऐड कर दो, इट विल बिकम 0.9, 0.9 0.5 इट विल बी 1.4, 0.9 0.4 इट विल बी 1.3, राइट? बट किसी भी हालत में आपको 1 नहीं मिलेगा। 1.2 माइनस 0.4 इट विल बी 0.8, 1.2 माइनस 0.5 इट विल बी 0.7। यू विल नेवर गेट 1 kb। कुड यू फॉलो मी? You will never get 1 kb. So the options where 1 is mentioned, that is not possible. That is not possible, right? Similarly, if you come to the option D, 0.6, आपको 0.6 वाला बैंड मिल सकता है यहां से? Impossible. You will never get 0.6. देख लो एक बार। 0.9 minus 0.5, it will be 0.4. 0.9 minus 0.4, it will be 0.5. 1.2 minus 0.5, it will be 0.7. You will never get 0.6. यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा था कि यहां पे जो आपको बैंड मिलेगा, दैट शुड बी आइदर अ प्लस प्रोडक्ट और माइनस प्रोडक्ट। सिंपली यू कैनॉट गेट एनी अदर एक्स्ट्रा फ्रैगमेंट्स। अंडरस्टूड? सो 0.6 इंपॉसिबल है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी मैं एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब चलते बाकी दो ऑप्शन पे। 1.3 and 1.7. Is it possible to get 1.3 and 1.7? चलिए देखते हैं। यस, हो सकता है, क्योंकि 1.2 and 0.5 1.7 and 0.9 and 0.4 1.3 आपको मिल सकता है। नेक्स्ट 1.6 and 1.4 क्या मिल सकता है? यस, 1.2 and 0.4 1.6, 0.9 0.5 1.4 ये भी मिल सकता है। तो आपको क्या लग रहा है, दोनों ऑप्शन सही होगा? इतना आसान नहीं है, दोनों ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, पिक्चर अभी भी बाकी है। पिक्चर क्या है आप देखो, देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से मैं बता रहा हूं, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, अब इक्वार1 से सिंगल डाइजेशन किया, राइट? इक्वार1 से सिंगल डाइजेशन किया, आपको 1.7 में बैंड मिला। अगर आप ए सोच रहे हो कि HPA2 डाइजेशन करने के बाद भी हमको 1.7 में मिलेगा, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ HPA2 का डाइजेशन करने के बाद भी हमको 1.7 में मिलेगा, राइट? जब दोनों एक साथ कर दिए थे, इक्वार1 एंड HPA2, यहां पे भी आपको 1.7 पे मिलना चाहिए था, राइट? यहां पे आपको मिला 1.7? नहीं। इसका मतलब क्या है? HPA2 cannot give you band at 1.7। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाओ। देखो, इक्वार1 हैज ऑलरेडी गिवन यू 1.7, इक्वार1 से आपको बैंड मिल गया 1.7, राइट? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि HPA2 भी हमको 1.7 में देगा। ये भी एक सिंगल डाइजेशन है, ये भी सिंगल डाइजेशन है, राइट? अगर दोनों को एक साथ ऐड कर दोगे, मतलब डबल डाइजेशन में, तो दोनों 1.7 में आपको देना चाहिए ना, क्योंकि ये भी 1.7 में देगा, ये भी 1.7 में देगा। तो जब आप दोनों एक साथ ऐड कर दोगे, यू शुड ऑल्सो गेट 1.7 हियर, बट यहां पे आपको 1.7 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है HPA2 कैनॉट गिव यू 1.7 वाला बैंड। HPA2 से आपको 1.7 वाला बैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो मिल सकता है, देन दोनों जब एक साथ डाल रहे थे, वहां पे भी आपको 1.7 वाला बैंड मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, राइट?
इसका मतलब HPA2 cannot give you 1.7. So the option where 1.7 is involved will be wrong, will be incorrect. Understood? You cannot expect 1.7. So the other answer will be correct. समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, द बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट्स a 2 kb insert successfully introduced between two BAM-H1 sites. ओके, देखो ये एक डायग्राम है, यहाँ पे 2 kb वाला जो बैंड है, ओके, ये है प्लेस्ड इन बिटवीन टू BAM-H1 हियर एंड हियर, राइट? ओके, ऑफ अ 3.8 kb वेक्टर इन द डिजायर्ड ओरिएंटेशन। तो ये जो वेक्टर है, वेक्टर का साइज है 3.8। यहाँ पे आपने एक इंसर्ट ऐड किया जिसका साइज है 2। सो ये जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होगा इसका साइज कितना होगा? 5.8, राइट? इसका साइज होगा 5.8, क्योंकि अगर वेक्टर का 3.8 है, आप इंसर्ट डाल रहे 2 कभी, तो इसका साइज होगा 5.8, राइट? ओके, गुड। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है कि द हिंट 3 साइड्स ऑन द इंसर्ट एंड ऑन इक्वालेंट साइड्स ऑन द वेक्टर इज ऑल्सो इंडिकेटेड। लुक, देयर इज वन हिंट 3 साइड हियर, लेट मी चेंज द कलर। देयर इज वन हिंट 3 साइड हियर, there is one equivalent site here. Okay, so hint 3 site is basically coming within the your insert, and equivalent is coming within the vector, right? Okay, now the question is, if the insert was introduced in the opposite orientation, if the insert is introduced in the opposite orientation, then which of the following statements would have been incorrect? What do you mean by opposite orientation? अच्छा, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? देखो, पहले ओरिएंटेशन का मतलब सोचो। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, वेक्टर का एक ओरिएंटेशन होता है, ठीक है? मान लीजिए कि इन दिस वे इट इज ओरिएंटेड। अब यहाँ पे एक जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दियो, ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसका भी ओरिएंटेशन अगर वेक्टर का ओरिएंटेशन का सेम आता है, इसका मतलब है दिस इज परफेक्टली फाइन, दिस इज परफेक्टली फाइन। ओके, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन एक्सप्रेशन, प्रोटीन एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया, ये है आपका वेक्टर का ओरिएंटेशन, आपको जीन आया ऐसे, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे आ गया, देन क्या करोगे आप? अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे आ गया, दैट कैन बी क्लोन्ड। ये क्लोन हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या होगा? एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड? एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि हर एक जीन का एक अपस्ट्रीम रीजन होता है, एक डाउनस्ट्रीम रीजन होता है, राइट? अपस्ट्रीम में उसका जितना सारा रेगुलेटरी पार्ट है वो आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम में उसका स्ट्रक्चरल पार्ट आ जाएगा। तो अगर उसको आप बस ऐसे उल्टा कर दो, अगर बस उसको ऑपोजिट वे में घुमा दो, तो दैट विल नॉट वर्क आउट। ओके, इसीलिए ऑपोजिट ओरिएंटेशन में अगर किसी जीन इंसर्ट हो गया, क्लोन तो हो जाएगा, बट आपका एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि ये जो ओरिएंटेशन यहाँ पे है, दिस इज द करेक्ट ओरिएंटेशन। आप इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर ये जो ओरिएंटेशन में हुआ, ये अगर ऑपोजिट ओरिएंटेशन में हो गया, देन क्या प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंसर्ट आया यहाँ पे, इसको ऑपोजिट ओरिएंटेशन में इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे जितना सारा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए ये है आपका वेक्टर, राइट? तो अब देखो ये जो इंसर्ट है, दोनों साइड में आपका BAM-H1 है, राइट? दोनों साइड में आपका BAM-H1 है, यहां पे भी BAM-H1, यहां पे भी BAM-H1, राइट? अच्छा, तो यहां पे है 2 kb, दिस साइड 0.8, दिस साइड 1.2, सो आई विल पुट दिस साइड 1.2, दिस साइड 0.8, दिस इज टोटल योर insert, right? Then you have one equal on this side, right? इक्वार ऑन दिस साइड, एंड मिडिल में एक हिंट 3 भी है, यहां पे हिंट 3 भी है, एंड टोटल इसका साइज कितना है? 5.8, राइट? ओके, अच्छा यहां पे और भी एक वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला 0.9, देखो ये है आपका 0.9, ओके, ये है 0.9, ठीक है? तो हम लोग इसको अपोजिट ओरिएंटेशन में कर दिया। अब देखो क्या डिफरेंस किया मैंने, इसके और इसके साथ क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड BAM-H1 है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे B है, राइट?
तो मैंने यहाँ पे बी किया, यहाँ पे ये किया, बट ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि दोनों साइड में अगर BAM-H1 है तो मैं ए बी कर रहा हूँ या बी ए कर रहा हूँ, ये आपको पता नहीं चलेगा, राइट। अब बट दूसरा चीज सबको पता चल सकता है, कैसे? यहाँ पे देखो 0.8 है लेफ्ट साइड, 1.2 है राइट साइड, राइट। यहाँ पे मैंने किया 1.2 लेफ्ट साइड एंड 0.8 राइट साइड। आप समझ में आया? ये जो 0.8 एंड 1.2 बिकॉज दीज टू आर द पार्ट ऑफ योर 2 kb, राइट। ये जो 2 kb का दो पार्ट है, एक है 0.8 एक है 1.2, उसको बस मैंने चेंज कर दिया दोनों साइड। जो लेफ्ट में था इसको राइट में लाया, जो राइट में था उसको लेफ्ट में लाया। अंडरस्टूड? डन? ओके। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे लिखा कि फ्रॉम दिस यू हैव टू से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, व्हिच वन इज रॉन्ग। चलिए देखते हैं। डाइजेशन विथ इको R1 will linearize the 5.8 kb plasmid. Digestion with eco R1 will linearize the 5.8 kb plasmid. ये है 5.8। अगर आप इको R1 पे डाइजेस्ट करो, कहां पे इको R1 है? यहां पे है इको R1। इको R1 पे बस सिंगल साइट है ना, सिंगल साइट है इको R1 का। तो 5.8 जिसका साइज है, टोटल रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का साइज है 5.8, इसको आप सिंगल साइड में डाइजेशन कर रहे हो तो दिस विल बिकम लीनियर, राइट। दिस विल बिकम लीनियर 5.8, isn't it? So this is correct only. I mean the statement is correct. Next, digestion with BAM-H1 will yield 3.8 and 2. Digestion with BAM-H1, right? So let me change the color. What is BAM-H1? What is BAM-H1? This. So यहाँ पे अगर डाइजेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ये है 2, this side rest 3.8, right? तो आपको मिलेगा 3.8 and 2. This is also correct. I mean the statement is correct, right? The statement is correct. Okay, next चलते हैं, next थर्ड ऑप्शन पे। डबल डाइजेशन विथ इको R1 एंड हिंट 3 विल प्रोड्यूस 1.7 एंड 4.1। चलिए देखते हैं पहले कहां इको R1 है एंड हिंट 3 है। वेयर इज इको R1? यहां पे इको R1। कहां है हिंट 3? यहां पे है हिंट 3, ठीक है। तो अगर यहां पे डाइजेस्ट करोगे आपको क्या मिलेगा? ये 1.2 एंड 0.9, एक तो होगा आपका 2.1 एंड जो रेस्ट है यहां से यहां तक ये होगा 5.8 माइनस 2.1, इट विल बी 3.7, राइट। तो एक बैंड आपको मिलेगा 2.1, दूसरा बैंड आपको मिलेगा 3.7। अब देखो क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि 1.7 एंड 4.1, इम्पॉसिबल, सॉरी, दिस इज रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, डबल डाइजेशन विद इको R1 एंड हिंट 3 विल एक्चुअली प्रोड्यूस 2.1 एंड 3.7, राइट। एब्सोल्युटली ट्रू। सो दैट मीन्स यहां पे क्वेश्चन में ये बताया गया था आपको कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा? थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। अंडरस्टूड? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या देखो, a 1.2 kb DNA fragment was cloned into BAM-H1 and eco R1 sites located on a 2.8 kb cloning vector, ठीक है। 2.8 kb क्लोनिंग वेक्टर है, यहाँ पे देखो 2.8 kb क्लोनिंग वेक्टर है। इसमें एक इंसर्ट आपको इंसर्ट करना है, इंट्रोड्यूस करना है, जिसका साइज है 1.2, जिसका साइज है 1.2, राइट। ओके, इसमें आपका BAM-H1 साइट भी है, इसमें इको R1 साइट भी है। ऑल राइट, द BAM-H1 एंड इको R1 साइट्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर ऑन द वेक्टर बैकबोन। वेक्टर में BAM-H1 एंड इको R1 दोनों साथ साथ है, दोनों पास पास है, राइट। ओके, द वेक्टर कंटेन्स एन XH1 साइट, वेक्टर के पास एक XH1 साइट भी है, विच इज लोकेटेड 300 बेस पेयर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अपस्ट्रीम मतलब लेफ्ट हैंड साइड, डाउनस्ट्रीम मतलब राइट हैंड साइड, प्लीज रिमेंबर इट। ओके, तो यहाँ पे एक XH1 साइट भी है, यहाँ पे अपस्ट्रीम एट 300 बेस पेयर, फाइन, ऑफ द BAM-H1 साइट, मतलब BAM-H1 साइट से XH1 जो साइट है इसका डिस्टेंस है 300 बेस पेयर, राइट। ऑल राइट, एंड internal XH1 site is also present in the gene sequence as given in the figure. यहाँ पे भी एक XH1 site है, fine. The resultant recombinant plasmid is digested with eco R1 and XH1 and analyzed finally through 1% agarose gel electrophoresis. So ये जो DNA है, ये जो फ्रैगमेंट है, इसको यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद आपने डबल डाइजेस्ट किया, किससे? eco R1 and XH1, eco R1 and XH1, इन दोनों से आप डाइजेस्ट किए हो।
एज्यूमिंग कंप्लीट डाइजेशन विथ इक्वारॉन एंड XH1, मान लीजिए कि पूरा कंप्लीट डाइजेशन हुआ है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स विल यू गेट, राइट? ओके, सो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले क्लोन कर लेते हैं। कैसे क्लोन करोगे? देखो यहां पे आपका BAMH1 एंड XH1 एंड इक्वारॉन, राइट? तो ए हो गया आपका, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया आपका BAMH1, ये हो गया आपका इक्वारॉन, राइट? दिस विल बिकम योर इंसर्ट। यहां पे है आपका XH1 ऑल्सो, दिस इज योर इंसर्ट, दिस इज योर इंसर्ट। एंड यहां पे आपका XH1, और भी एक XH1 है, दिस इज 300, दिस इज 300। एंड ये दोनों का कितना साइज है? देखो यहां पे टोटल है 1.2, अगर इसका 500 हुआ सो इसका होगा 700, राइट? तो ये होगा 500, ये होगा 700, और ये तो ऑलरेडी है 300। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे यूजिंग इक्वारॉन एंड XH1। चलो, इक्वारॉन है यहां पे, XH1 है यहां पे एंड यहां पे। अच्छा, टोटल जो वेक्टर है इसका साइज कितना होगा? 4 kb। कैसे? क्योंकि आपका वेक्टर का साइज है 2.8, राइट? इंसर्ट है 1.2, तो ये जब आएगा यहां पे इसका साइज कितना होगा? 4 kb होगा, राइट? अच्छा, यहां पे अगर डाइजेस्ट करोगे तो आपको क्या क्या बैंड मिलेगा? दिस विल बी 700, this will be 500 and 300, this will be 800, then the rest, so 700 and 800, it will be 1500, so 4000 minus 1500, the rest will be 2500. So you will get 700, you will get 800, you will get 2500. These three bands you will get. ठीक है, देखो 700, 800, 700, 800, yes. अंडरस्टूड? समझ में आया? एक बार देख लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6। A restriction endonuclease recognizes a 8 base pair unbiased conserved sequence as its cleavage site. How many probable sites can be present in a 70 kb DNA fragment? एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग और डिटेल स्टडी करेंगे। देखो, मान लीजिए यहां पे एक जीन है, ओके? यहां पे HindIII साइट है। मैं आपको बोल रहा हूं एक जीन है जिसका अंदर एक HindIII साइट है, उस जीन को आप HindIII से डाइजेस्ट करो, कितना बैंड मिलेगा? आप आराम से बोल दोगे सर 2 बैंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीन में अगर एक साइट है तो 2 फ्रैगमेंट आपको मिलेगा, राइट? तो शुड आई, दैट मीन्स आई शुड गेट 2 बैंड्स। अगर मैंने आपको यही क्वेश्चन बता रहा हूं कि जीन है यहां पे, इसको आप HindIII से डाइजेस्ट करोगे, आपको कितना बैंड मिलेगा? माइंड इट, आपको मैंने बताया नहीं कितना HindIII साइट्स है। अंडरस्टूड? मैंने आपको नहीं बताया कितना HindIII साइट्स है, मैंने सिर्फ बोल रहा हूं एक जीन दे दिया मैंने, HindIII से डाइजेस्ट करो। आप कैसे आंसर करोगे जब आपको यही पता नहीं है कि जीन में कितना HindIII साइट्स है? जब आपको पता नहीं है कि कितना साइट्स है, डाइजेशन के बाद कितना बैंड मिलेगा, हाउ विल यू कम टू नो दैट? यू अंडरस्टूड? सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन दैट हाउ मेनी साइट्स, हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स आई विल गेट, कितना फ्रैगमेंट मिलेगा, वो कैलकुलेट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कितना साइट्स है जिन में, कितना HindIII साइट्स है जिन में। अगर आपको पता चल गया कि जिन में 2 साइट है, सपोज देयर आर 2 साइट्स, so how many fragments you will get? 3 fragments. If you come to know, let's say that there are 3 sites in the gene, so how many fragments you will get? 4 fragments, right? तो कितना फ्रैगमेंट आपको मिलेगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि कितना साइट्स है वो जानना। मतलब टू नो हाउ मेनी साइट्स, दैट रिक्वायर्स मोर स्किल rather than knowing how many fragments you will get. Understood? So पहले चलते हैं, हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना साइट्स हो सकता है, राइट? यहां पे हम लोग क्या करेंगे,
यहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी रूल क्या है? देखो, प्रोबेबिलिटी रूल ना थोड़ा कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का कुछ होता है। इसका मतलब क्या है? आप सोचोगे कुछ बट प्रोबेबिलिटी कुछ और ही देगा आंसर। फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, किसी मैच शुरू होने से पहले टॉस होता है ना, टॉस, हेड टेल। तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि अगर 10 बार आप टॉस करोगे, इफ यू टॉस अ कॉइन 10 times, probability will say that you will get head 5 times, you will get tail 5 times. Probability will say, I am not saying, probability will say, right? So again मैं बोल रहा हूं, देखो probability क्या बोलेंगे? Probability बोलेंगे कि अगर आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हो 10 बार, उसमें आपको 5 बार हेड मिल सकता है, 5 बार टेल मिल सकता है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी में तो 5 बार क्या, आपको 10 बार हेड मिल सकता है, आपको 10 बार का 10 बार ही टेल मिल सकता है। यू कैन गेट 19, 91, 28, 82, 37, 73, एनीथिंग यू कैन गेट, राइट? बट प्रोबेबिलिटी हैज ए डिफरेंट फॉर्मूला, राइट? मानो या ना मानो, प्रोबेबिलिटी हैज ए डिफरेंट रूल्स ऑल टुगेदर। इट डजंट ओबे योर रूल ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज नॉट अबाउट मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लाएंगे कि इस जीन में कितना हिंट 3 साइड्स हो सकता है। तो वो जानने से पहले और भी एक चीज जरूरी है जानना, क्या है? कि व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ जीन टू गेट 1 hint 3 sequence. देखो, what should be the minimum length of a gene to get at least 1 hint 3 sequence? अगर मान लीजिए कि hint 3 एक हेक्सा काटर है, एक हेक्सा काटर। व्हाट डू मीन बाय हेक्सा काटर? इसका जो रिकॉग्निशन साइट है उसमें 6 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है? उसमें 6 न्यूक्लियोटाइड है, उसमें 6 न्यूक्लियोटाइड है। सो टू गेट एटलीस्ट 1 hint 3 सीक्वेंस जिसका रिकॉग्निशन साइट हो 6 न्यूक्लियोटाइड, सो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द जीन? कितना मिनिमम लेंथ एक जीन का होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट एक hint 3 सीक्वेंस हो? द कैलकुलेशन विल बी डन इन दिस वे, 4 to the power 6 बेस पेयर, 4 to the power 6 बेस पेयर। ऐसे क्यों? 4 because you are dealing with ATGC. You are simply dealing with ATGC, right? 6 because of 6 nucleotide in the recognition sequence. Understood? इसका मतलब है अगर एक जीन में अगर आप ये जानना चाहते हो कि कितना hint 3 सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सीक्वेंस में कितना रिकॉग्निशन न्यूक्लियोटाइड है, मतलब वो जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से ATTGGC, सपोज फॉर एन एग्जांपल यू टेक जस्ट एन एग्जांपल, ये 6 न्यूक्लियोटाइड है, राइट? तो चाहे वो ATT हो, AGG हो, कुछ भी हो, दैट्स नॉट अ मैटर एट ऑल। मैटर इज हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स देयर, 6। तो अगर आपको मिनिमम ऐसे 6 न्यूक्लियोटाइड चाहिए जो कि ये सीक्वेंस हो, for that to get minimum length of the gene should be 4 to the power 6. So this is basically 4096 base pair. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप एक जीन दे रहे हो जिसका साइज होगा लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 5 kb, मान लीजिए कि उसका साइज है 5 kb, इन दैट केस यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 hint 3 सीक्वेंस, क्योंकि 5 kb इज बिगर देन 4096। अगर मैंने आपको यहां पे देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैंने यहां पे आपको एक 4 kb वाला जीन दे दिया, अगर आपको 4 kb वाला जीन दे दिया, मैंने बोल रहा हूं कि ये जीन को आप hint 3 से डाइजेस्ट करो, कितना फ्रैगमेंट मिलेगा? आप क्या बोलोगे? मेजॉरिटी ऑफ यू विल से सर आई विल गेट 2 फ्रैगमेंट्स, राइट? व्हाई? Because to get at least 1 sequence, the minimum length is required 4096, and हमको मिला 4 kb वाला जीन, तो यहाँ पे तो एक सीक्वेंस आएगा, तो एक सीक्वेंस आएगा मतलब 2 फ्रैगमेंट आ जाएगा, राइट? यू आर थिंकिंग इन दिस, राइट? सॉरी, दिस इज एब्सोल्यूट रॉन्ग।
I told you just now, probability is totally different from mathematics. In probability, you cannot manipulate anything. You can manipulate in mathematics. You cannot manipulate in probability. Sorry. I'll give you an example. मैं आपको बताऊंगा तब आपको पता चलेगा. देखो, आप शायद वो सब जो मैथ था, कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे या प्लस 2 लेवल पे कुछ मैथ किए होंगे कि मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर का बॉल होता है, राइट? मान लीजिए कि रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, येलो बॉल है. आप ऐसे एक बार निकाल रहे हो, 2 बार निकाल रहे हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड एंड ब्लू का प्रोबेबिलिटी क्या है? ग्रीन एंड येलो का प्रोबेबिलिटी क्या है? राइट? आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा मान लीजिए कि 1/10, 1/5, ऐसे कुछ आएगा. उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो? Impossible. Whatever you will get, that will be the exact value. In probability, you cannot manipulate anything. Sorry. You can manipulate in mathematics. You can say 4096 is equivalent to 4000. Yes. This is correct in math. Absolutely correct. You can write. Sir, 4096 to almost equivalent to 4000, right? Fine. In math, it can be done. But in probability, you cannot. Sorry. So if it is coming, अगर आपको ऐसे मिल रहे कि मिनिमम 4096 का लेंथ होना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको मैं बोल रहा हूं मिनिमम चाहिए इतना. अगर मैं बोल रहा हूं कि मिनिमम 4096 चाहिए और मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 4000, इसका मतलब है 4000 में एक भी हिंट ट्री नहीं मिलेगा. मिनिमम मतलब मिनिमम. It has to be 4096. This is the beauty of probability. This is the beauty of probability. If it is only 4000, you cannot expect any hint tree sites. So please remember, यहाँ पे you cannot manipulate anything. It has to be more than 4096 to get at least one hint tree sites. Understood? Okay. ठीक है. तो आपको समझ में आ गया कि अगर 6 न्यूक्लियोटाइड है तो 4096 आएगा क्योंकि 4 to the power 6. अब एक क्वेश्चन पे आओ. यहां पे है 8 बेस पेयर, तो सेम चीज यहां पे भी लगाएंगे हम लोग. 4 to the power 8, राइट? सो इट विल बी समथिंग अराउंड 64,000. इट विल बी समथिंग अराउंड 64,000, राइट? तो अगर 64,000 हुआ, इसका मतलब क्या है? अगर 64,000 आपको मिल रहा है, राइट? आपको कौन सा डीएनए दिया गया? 70,000 वाला डीएनए दिया. देखो, आपको डीएनए दिया 70,000. तो आपको अगर 70,000 दिया, इसके अंडर पे एक सिंगल जीन, एक सिंगल सीक्वेंस मिलने के लिए 64,000 चाहिए, राइट? और आपको मैंने दिया 70,000. तो कितना बैंड मिल सकता है, मतलब कितना साइड मिल सकता है? जस्ट वन साइड ही मिलेगा आपको बस वन साइड ही मिलेगा, नॉट मोर देन दैट, राइट? तो हाउ मेनी प्रोबेबल साइड्स कैन बी पॉसिबल? ओनली वन. अंडरस्टूड? समझ में आया? अच्छा, यहां पे मैंने और कुछ चीज बताऊंगा. यहां पे देखो, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये. मान लीजिए कि एक सीक्वेंस है AGGCCT, ठीक है? ध्यान से देखो, मान लीजिए कि AGGCCT, राइट? तो यहां पे अगर एटलीस्ट वन AGGCCT अगर आपको मिलना है आउट ऑफ द जीन, सो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ? So the minimum length of gene should be 4 to the power 6, right? 4096 base pair, right? अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं. इसको अब मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए कि ऐसे ANGCNT. अब बता पाओगे? इन दैट केस, टू गेट एटलीस्ट वन ANGCNT, व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द चेन? एन का मतलब क्या है? एन रिप्रेजेंट्स एनी न्यूक्लियोटाइड, राइट? एन रिप्रेजेंट्स एनी न्यूक्लियोटाइड. सो जहां पे एन है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा. फ्रीक्वेंसी विल बी मोर. आप समझ रहे हो सर क्या फ्रीक्वेंसी है? अब देखो मैं बता रहा हूं. मान लीजिए आप एक सीक्वेंस ढूंढ रहे हो जहां पे AC है, राइट? और आप एक सीक्वेंस ढूंढ रहे हो जहां पे AN है. अब देखो, AN का मतलब क्या है?
ए, AT, AG, AC, राइट। अब मैंने आपको एक जीन दे दिया, मैंने बोल रहा हूं कि आप AC ढूंढो। अगर आप AC ढूंढ रहे हो, it has to be AC only, right? It has to be AC because I have already specified both the nucleotides. But जहां पे मैंने AN बोल दिया, ये सेकंड वाला न्यूक्लियोटाइड का पोजीशंस मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। इसका मतलब आप ए को भी बोल सकते हो AN, AT को भी बोल सकते हो AN, AG को भी बोल सकते हो AN, AC को भी बोल सकते हो AN। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि AN ढूंढो, आपको सिर्फ A चाहिए, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड कुछ भी एनीथिंग दैट विल कम अंडर AN। अब समझ में आया? जहां पे N है इसका मतलब है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। अंडरस्टूड? तो अब देखो, मैंने आपको एक पूरा जीन दे दिया जहां पे मैंने बोल रहा हूं कि आप AC ढूंढो, AC ढूंढो, और मैंने बोल रहा हूं आपको AN ढूंढो। आप किसको ज्यादा मिल सकते हैं? आपको किसका मिलने के चांसेस ज्यादा है? ऑफ कोर्स AN, राइट? क्योंकि AN इज नॉट स्पेसिफाइड, ओनली A इज स्पेसिफाइड, N कैन बी एनीथिंग। सो AN मिलने के चांसेस ज्यादा है, AC मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि इन दिस केस बोथ न्यूक्लियोटाइड्स आर स्पेसिफाइड, राइट? In this case, only one nucleotide is specified, the first one, second is not specific. It can be anything. So, जो फ्रीक्वेंसी है AN का, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा। What do you mean by frequency? आपको AN यहां पे भी मिल सकता है, AN यहां पे भी मिल सकता है, AN यहां पे भी मिल सकता है, AN यहां पे भी मिल सकता है। तो मैं जो अभी जो कैलकुलेट कर रहा हूं, मिनिमम लेंथ ऑफ द जीन, मिनिमम लेंथ इन केस ऑफ AN शुड बी लेस, क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी आपको AN मिल सकता है, राइट? बट इन केस ऑफ AC आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, राइट? अब अंडरस्टूड? समझ में आया? तो जहां पे वो स्पेसिफिक है, इन दैट केस द मिनिमम लेंथ शुड बी मोर। जहां पे AN है, मतलब N टाइप है, वहां पे लेंथ शुड बी लेस, बिकॉज यू कैन गेट मोर फ्रीक्वेंट न्यूक्लियोटाइड वेयर N रिप्रेजेंट्स एनीथिंग। N मतलब यही होता है, N रिप्रेजेंट्स एनीथिंग। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सो अब चलो देखते हैं, अगर ऐसे हुआ AN, GN, CN, T, इन दैट केस हाउ विल कैलकुलेट? यू विल कैलकुलेट 4 to the power 6 minus 2, it will be 4 to the power 4. अंडरस्टूड? क्यों 6 से मैंने 2 माइनस किया? क्योंकि AN भी 1 है, AN भी 1 है। AN रिप्रेजेंट्स एनीथिंग, AN रिप्रेजेंट्स एनीथिंग, राइट? तो इसलिए हम लोग 2 माइनस कर दिया, 4 to the power 6 minus 2. अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पे और भी मैं कुछ बताऊंगा आपको, और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। मान लीजिए तो A था सीक्वेंस 1, राइट? A था सीक्वेंस 2, अब मैं और एक सीक्वेंस बता रहा हूं, सीक्वेंस 3। मान लीजिए ऐसा है A GC GC T/A T। इन दिस केस आपको क्या मिलेगा? बोलो। पहले देखो यहाँ पे कितना न्यूक्लियोटाइड है, इसमें भी 6 है, देखो इसमें भी 6 है। ए है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। डिफरेंस क्या है? यहां पे जो था, इन दैट केस वी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ N. N could represent any 4, any one of the 4, right? But here out of 4 we have specified to either G or C. In this case we have specified to either T or A. तो इन दिस केस कैलकुलेशन कैसे जाएगा? 4 to the power 6 minus 1, it will be 4 to the power 5 base pair. Why 1? Because it will be 0.5, this will be 0.5. When N represents 1, N represents any 4, right? That's why it represents 1. So when you have restricted to only 2, means half, so we will consider 0.5. So 0.5 this side, 0.5 this side, so it will be 4 to the power 6 minus 1, it will be 4 to the power 5 base pair. Understood? अब समझ में आया? Okay. Yeah, that is the previous question. Now I'll take you to next. चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A novel type 2 restriction enzyme has been isolated from a thermophilic bacteria. This restriction endonuclease recognizes this. This will recognize this sequence, right? And यहाँ पे लिखा है कि it cuts after third A in the above sequence. What is the fate of DNA after restriction digestion?
एक चीज पहले दिमाग में रखो कि डीएनए डाइजेशन जो होगा थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दिस विल ऑलवेज वर्क ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विल ऑलवेज डाइजेस्ट डबल स्टैंडर्ड डीएनए. प्लीज रिमेंबर इट. ओके, अच्छा ठीक है. तो चलो लिखते हैं इसको, ये जो सीक्वेंस है लिखते हैं. ए टी डबल ए, देन हाउ मेनी एन, 3N, then double T A T, right? ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम. तो चलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो लिख देते हैं. राइट अच्छा, ये डाइजेशन साइट कहाँ लिखा? इट विल डाइजेस्ट आफ्टर थर्ड ए, आफ्टर थर्ड ए. सो इट विल डाइजेस्ट हियर. From this side also it will digest here, right? देखो थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस साइड भी 1 2 3, राइट? तो ये होने के बाद आपको जो मिलेगा, दोनों थोड़ा इन्हें अलग कर लेते हैं. तो एक साइड में कर लेता हूँ, इस साइड ए टी ए ए, राइट? दिस साइड विल बी टी ए टी टी एन एन एन. सो दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम. प्लस दिस साइड क्या होगा? एन 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 टी टी ए टी. दिस साइड होगा ए टी ए. दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम, दिस विल बी 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, राइट? अब देखो ओवरहैंग किधर मिला? 5 प्राइम ओवरहैंग मिला आपको, राइट? 5 प्राइम ओवरहैंग मिला. एंड कितना न्यूक्लियोटाइड है? 1 2 3 4 5 6 7. अंडरस्टूड? तो 7 आया. तो 7 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, 5 प्राइम ओवरहैंग. अंडरस्टूड? ओके, या यही मैंने बोल रहा था आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो. A 34 kb linear DNA was digested with HindIII and BAMH1. A 34 kb DNA was digested with HindIII and BAMH1. The fragments oriented from the complete digestion, the fragments obtained from the complete digestion are as follows. That means ये जो 34 kb वाला जो DNA है, अगर इसको आप HindIII से डाइजेशन करोगे तो आपको 14 kb एंड 20 kb बैंड मिलेगा. अगर आप BAMH1 से डाइजेस्ट कर रहे हो तो आपको 4 kb 12 kb 18 kb बैंड मिलेगा. अगर आप HindIII एंड BAMH1 से डाइजेस्ट करो दोनों एक साथ तो आप A4 मिलेगा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एप्रोप्रिएट द सीक्वेंस. ओके, सो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट? हम लोग जिस लेवल पर क्वेश्चन किया तो उसके सामने इस क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, राइट? ओके ठीक है, फिर भी चलते हैं. देखो तो ये सारे ऑप्शन है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी. चलिए तो मान लीजिए पहले हम लोग HindIII से डाइजेस्ट करते हैं. HindIII कहाँ पे है? यहाँ पे. देखो अगर आप यहाँ पे डाइजेस्ट करोगे तो 10 एंड 12, यहाँ पे होगा 22, यहाँ पे होगा 12, राइट? तो HindIII से लिखा है 14 एंड 20, राइट? ये तो मैच नहीं कर रहे, तो दिस इज रॉन्ग. अंडरस्टूड? ओके चलो नेक्स्ट. यहाँ पे देखो HindIII यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे होगा 8 12 एंड 8 20 एंड 4 24. आपको तो मिला 20 एंड 14, ये भी सही नहीं होगा, राइट? देखो थर्ड पे 4 10 12 एंड रेस्ट 8, दिस साइड 8, दिस साइड होगा 22 एंड 4 26, 26 एंड 8, ये भी नहीं मैच कर रहे तो ये भी गलत है, राइट? फिर से HindIII यहाँ पे देखो 10 एंड 4, दिस विल बी 14 एंड 8 एंड 12, दिस विल बी 20. यस 20 एंड 12. बहुत आसान है, बहुत. इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 देखो. Digestion of a 5 kb linear DNA fragment with EcoR1 generates 2 fragments of 2 kb and 3 kb. Okay? So एक 5 kb है, EcoR1 digestion will give you 2 and 3. While digestion of the same molecule with HindIII will give you 0.7, 3.5 and 0.8. तो मान लीजिए
ये है 0.7, ये होगा 4.2, ये होगा आपका हिंट 3। आप यही सोच रहे होंगे सर आपको कैसे 0.7 एंड 4.2 मिल गया राइट अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आपको बैंड मिलेगा 0.7, 3.5 एंड 0.8। देखो एक बार, तो टोटल कितना है 5 kb, राइट, टोटल है 5, टोटल है 5। तो यहाँ पे बोला आपको 0.8 मिलेगा, तो ये है 0.8। बोला है कि 3.5 मिलेगा। देखो यहां से यहाँ कितना है, ये कितना है, ये 3.5 ही ना हुआ, 0.7 to 4.2 एंड दिस साइड ऑल्सो 0.7। तो मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में था वही लिखा, बट विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। यही चीज मैंने आपको बोला था शायद सेकंड क्वेश्चन में था कि जब हम लोग मार्किंग करेंगे, ये जो बैंड का जो पोजीशन है, सॉरी जिन का जो पोजीशन है, इसका जब मार्किंग करेंगे, दैट मार्किंग शुड बी ऑलवेज यूनिडिरेक्शनल। आप दोनों साइड से 5 kb नहीं लिख सकते हो, आपको एक ही साइड से मार्किंग करना है। बस प्लीज ये चीज आपको ध्यान में रखना है, राइट, एक ही साइड से आपको मार्किंग करना है। तो 0.7, 3.5 एंड 0.8 ऐसे मिल जाएगा। नाउ देखो यहां पे लिखा है when the same DNA is digested with both the enzymes, if you digest with both, then आपको क्या क्या मिल सकता है। इधर आपको 0.7 ही मिलेगा, राइट, तो 0.7 यह 2 है, तो ये होगा 1.3, तो यहां तक 2 हो गया, 2 से 4.2 ये होगा 2.2 एंड दिस साइड होगा 0.8, राइट। देखो 0.7, 1.3, 2.2 एंड 0.8, अंडरस्टूड, ओके। तो आपको बैंड मिलेगा ऐसे। नाउ द क्वेश्चन इज द राइट सीक्वेंस of the restriction sites in the DNA fragment will be what? What will be the right sequence? One equivalent site in between two hindrance sites. One equivalent site in between two hindrance sites. Yes, correct. Absolutely true. One hindrance site in between two equivalent. No, sorry. Two hindrance sites followed by this. These are all for namesake. They have given 4 different options. But one equivalent site in between two hindrance. अंडरस्टूड, समझ में आया, ओके या। सो एज आई टोल्ड, ऑप्शन ए। नाउ दिस इज, आई मस्ट से, one of the, you can say, best conceptual questions I have ever seen in my entire life on restriction of the nucleus digestion. Okay, yeah. So let me tell you, how will you go ahead with this? देखो, one of the best questions ever you will discuss in this form, question number 10. So please gear up for this. In an experiment, how 1 kb fragment with a single BAMH1 site. This is a site of BAMH1, okay, as shown in the figure 1. So this is your 1, this is your your insert. This is to be cloned in SMA1 site. अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होगा, 2 कॉन्सेप्ट तो इसमें है, बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बता रहा हूं इसका जो लेंथ है, दिस विल बी 1 kb, राइट, दिस इज 1 kb, सो दिस इज एक्चुअली 0.2, दिस साइड 0.8, ओके। नेक्स्ट, सो यू विल क्लोन इट इन अ वेक्टर ऑफ 3 kb। तो बेसिकली आप 1 kb वाला एक डीएनए को 3 kb वाला वेक्टर में ट्रांसफर करोगे, राइट। सो द रिकम्बिनेंट वेक्टर विल बी 4 kb, अंडरस्टूड, रिकम्बिनेंट वेक्टर विल बी 4 kb। अच्छा, क्वेश्चन में यह लिखा है कि नॉन ऑफ द अदर एंजाइम्स ऑफ द मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन द फ्रैगमेंट टू बी क्लोन। फाइन, फ्रैगमेंट में जो लिखा है वो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या किया है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, अ सीरीज ऑफ डाइजेशन वर सेट अप फॉर द पोटेंशियल क्लोन्स एंड द फ्रैगमेंट प्रोफाइल्स आर गिवन बिलो। सो आपको जब रिकम्बिनेंट वेक्टर मिलेगा, वेक्टर के अंदर जब आप फ्रैगमेंट डाल दोगे, वो जो रिकम्बिनेंट वेक्टर मिलेगा, वो मिलने के बाद आप सीरीज ऑफ डाइजेशन बिठाओगे, 4 सीरीज ऑफ डाइजेशन बिठाओगे। देखो 1 2 3 4। आफ्टर द डाइजेशन यू शुड गेट समथिंग, दे हैव टोल्ड यू शुड गेट समथिंग। नाउ व्हिच वन ऑफ द अबव डाइजेशन प्रोफाइल्स confirms a successful cloning of the fragment in the vector in an orientation wherein the 5' end of the clone fragment will be towards P. Towards P मतलब towards promoter.
राइट? ओके, ठीक है, चलते हैं। यहां पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहां पे दो कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? देखो, फर्स्ट कंसेप्ट है, मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे एक वेक्टर है, मैं बोल रहा हूं आप एक जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन करना है। कहां पे? मान लीजिए हिंट 3 से, यह है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको वेक्टर में क्लोन करना है। कहां पे करना है? हिंट 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप जीन को वेक्टर का जो हिंट 3 साइट है वहां पे क्लोन करोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस जीन शुड हैव हिंट 3 दिस साइड, हिंट 3 दिस साइड। अंडरस्टूड? अगर दोनों साइड में हिंट 3 नहीं है तो वेक्टर में कैसे हिंट 3 जो साइट है, जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वेक्टर में, वहां पे उसको डाइजेस्ट करोगे एंड कैसे उसको लाइगेट करोगे एंड फाइनली कैसे उसको क्लोन करोगे। अंडरस्टूड? तो मैं फिर से बोल रहा हूं कंसेप्ट 1। कंसेप्ट 1 ये है कि अगर किसी जीन को किसी पर्टिकुलर साइट में क्लोन करना है, इसका मतलब इस जीन का दोनों साइट में सेम रेस्ट्रिक्शन साइट से, ठीक है? अगर मैंने बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि इसको आप हिंट 3 एंड बैम H1 पे डाल रहे हो, इसका मतलब वन साइड होगा हिंट 3, अनदर साइड होगा बैम H1। सिंपल। अब समझ में आया? अगर मैं बोल रहा हूं कि हिंट 3 एंड बैम H1 के अंदर आपको डालना है वेक्टर में, इसका मतलब जीन का दोनों साइड, एक साइड में होगा हिंट 3, एक साइड में होगा बैम H1। अगर मैं दो साइड का बात कर रहा हूं, अगर मैं सिंगल साइड का बात कर रहा हूं, इसका मतलब है दोनों साइड में सेम साइड रहेगा। तो इन दैट क्वेश्चन देखो यहां पे लिखा है कि आप कहां क्लोन करोगे? स्मॉल वन में क्लोन करोगे। इसका मतलब है वो जो जीन है दैट शुड हैव स्मॉल वन हियर आल्सो, स्मॉल वन हियर आल्सो। जीन का दोनों साइड में स्मॉल वन होगा। कौन सा है? आपका ए वाला, राइट? तो यहां पे भी है आपका स्मॉल वन, यहां पे भी है आपका स्मॉल वन। अब समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। नाउ सेकंड कंसेप्ट देखो, सेकंड कंसेप्ट क्या है? वेक्टर में जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक एमसीएस रीजन होता है। व्हाट इज एमसीएस रीजन? एमसीएस रीजन क्या होता है? एक रीजन है जो कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स आपको देंगे। इट ऑफर्स, इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए कि हिंट 3 है, इक्वार 1 है, सेल 1 है, स्मा 1 है, भू 1 है, राइट, PST 1 है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे जितना सारा साइट है, इनमें से आप किसी एक भी ले सकते हो, किसी दो भी ले सकते हो, उसको लेके आप वेक्टर को डाइजेस्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो वेक्टर को जब आप डाइजेस्ट करोगे, एक चीज जब दिमाग में रखो, यू कैनॉट डाइजेस्ट द वेक्टर एनीवेयर यू वांट। सॉरी, इट हैज टू हैव रेस्ट्रिक्शन साइट्स ओनली सो दैट यू कैन डाइजेस्ट। अगर वेक्टर में रेस्ट्रिक्शन साइट्स नहीं है, यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट। यस, अगर आपको डाइजेशन करना है न्यूक्लियस से डाइजेस्ट कर दो। अगर न्यूक्लियस से डाइजेस्ट कर दो तो पूरा वेक्टर चला जाएगा। इट विल बी टोटली टू फुल्ली डाइजेस्टेड। यू कैन नॉट क्लोन इट, फॉरगेट अबाउट क्लोनिंग। आपको क्लोन कुछ नहीं मिलेगा, पूरा डीएनए डाइजेस्ट होके निकल जाएगा, राइट? तो आप वेक्टर में आपको डाइजेस्ट करना है, इसका मतलब है आप किसी स्पेसिफिक डाइजेशन का बात करो, राइट? योर डाइजेशन शुड बी वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड। In that case, it has to be done with restriction endonuclease only. The restriction endonuclease which can be controlled by you, because based on their presence, based on their location, you can trim their restriction sites, right? You can trim their restriction pattern, right? Okay, their digestion pattern. Okay, so यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो बोला कि यहाँ पे जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, हिंट 3, इक्वार 1, सेल 1, स्मा 1, भू 1, PST 1, इसका डिस्टेंस क्या हो सकता है? एक से जो दूसरा है, दूसरे से जो तीसरा है, तीसरे से जो फोर्थ है, इसमें से इनमें से कितना डिस्टेंस हो सकता है ऑन एन एवरेज? इसका डिस्टेंस हो जाएगा ऑन एन एवरेज, मान लीजिए 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड। ये जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं बोल रहा हूं ये सीक्वेंस, ये एमसीएस जो रीजन है, रीजन इट्स लाइक बस टर्मिनल। बस टर्मिनल में क्या होता है? बहुत सारे बस जाता है, एक पर्टिकुलर टर्मिनल से बहुत सारे सिटी को कनेक्ट करते हैं, राइट? सेम एमसीएस एक रीजन है जहां पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स आपको मिलेगा, राइट? बट एक साइड से दूसरा साइड का डिस्टेंस कितना है? ऑन एन एवरेज 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड।
These concepts will help you to solve these questions, let me tell you. Okay, so that's why I'm telling you this is the second concept. अच्छा ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे. आपको सब क्वेश्चन बता दिया राइट. अब हमको स्पेस चाहिए, इसलिए ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत हाई फंडा क्वेश्चन है ये, बहुत हाई फंडा क्वेश्चन है. ठीक है, चलो देखते हैं. देखो, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये है स्मॉल वन साइड किधर है, ये है आपका स्मॉल वन साइड. तो स्मॉल वन में हम लोग ये जो इंसर्ट है इसको डालेंगे पहले. ठीक है, चलिए पहले इसको डालते हैं. तो दिस विल बी योर प्रमोटर राइट, दिस विल बी योर प्रमोटर. सो आफ्टर प्रमोटर यू स्टार्ट विथ XH1 राइट, देन यू हैव हिंट 3, then you have small one, then यहाँ पे भी you will have small one. इसका अंदर आपका insert आएगा right, this is the part of your insert. देखो this is the part of your insert, and insert का अंदर आपका BAM H1 भी मिलेगा right, BAM H1 भी मिलेगा. then small one के बाद क्या है, BAM H1 again है, BAM H1, देन इको R1 है, देन इको R5 है. इतना सारा है राइट. ओके अच्छा, अब देखो यहां पे मैं थोड़ा डिस्टेंस बता रहा हूं. ये है 1 kb राइट, सो ये है 0.2, ये है 0.8, एंड ये जो बाकी सारे डिस्टेंस है, मैंने क्या बोला, कितना बोला, 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड राइट. अच्छा, ये जो टोटल वेक्टर हुआ, ये जो टोटल वेक्टर हुआ, इसका साइज कितना है, 4 kb राइट. यह 4 kb, क्यों, कैसे बताया मैंने 4 kb, क्योंकि आपका वेक्टर का साइज है 3 kb, आपका इंसर्ट है 1 kb राइट. सो रिकम्बिनेंट होगा 4 kb, वेरी सिंपल, रिकम्बिनेंट होगा 4 kb राइट. चलिए अब चलते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, डाइजेशन शुरू करेंगे. चलो पहले BAM H1 से डाइजेस्ट शुरू करते हैं. BAM H1 कहाँ है, यहाँ पे है BAM H1, यहाँ पे भी है BAM H1. अगर आप BAM H1 से डाइजेस्ट करोगे, देखो तो आपको एक्चुअली कितना बैंड मिलना चाहिए, मतलब कितना साइज का बैंड मिलना चाहिए, 0.8 के बाद एक है राइट. सो बेसिकली यू लेट्स से आई विल कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन एवरी रेस्ट्रिक्शन साइट 10 न्यूक्लियोटाइड on an average right. You can consider 10 also, you can consider 15 also, that is up to you. But आप कुछ भी कर सकते, मतलब कुछ भी आप वैल्यू लोगे, that should be uniform right. आप 10 भी लेके चल सकते हो, 15 भी लेके चल सकते हो. मैं 10 ले रहा हूँ फॉर, आप 15 भी ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. तो अगर मैं 10 लेता हूँ एंड आप BAM H1 से डाइजेस्ट कर रहे हो राइट, आप BAM H1 से डाइजेस्ट कर रहे हो, तो आपको क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट 810 प्लस 4000 minus 810 right. So this will be 3190. Understood or not, understood or not, बताओ पहले देख लो. अगर आप BAM H1 से डाइजेस्ट कर रहे हो तो ए पार्ट है आपका 0.8, ये पार्ट है बस 10, तो 0.8 का मतलब क्या है, 800 बेस पे राइट. तो उसके साथ मैंने 10 जोड़ दिया, इट विल बी 810. सो रेस्ट वन विल बी 4000 माइनस 810, सो दिस विल बी 3190 राइट. सो यहाँ पे देखो आपको क्या मिला, क्या दिया है यहाँ पे, 203.8. इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू गेट 203.8, ऐसा मिल सकता है जहाँ पे आपका आ रहा है 810 एंड 3190. सो दिस इज नॉट पॉसिबल राइट. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. BAM H1 से फिर से डाइजेस्ट किया, यहाँ पे लिखा है 800 प्लस 3.2. ठीक है, अब देखो 810 को आप 800 मान रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे 3190 को 3200 मान रहे हो, इसलिए ये दिया है. ठीक है, चलो ये थोड़ा करेक्ट लग रहा है हमको, थोड़ा करेक्ट लग रहा है. फिर भी बाकी दो ऑप्शन है, उसको देखने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा राइट. क्योंकि ये क्लोज लग रहा है, 810 को आप 800 मान सकते हो एंड 3190 को आप 3200 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखो, अब मजा यहां से आएगा. हिंट 3 एंड इको R1. चलो पहले हिंट 3 एंड इको R1 से डाइजेस्ट करते हैं. कहां है हिंट 3, यहां पे है हिंट 3
कहाँ है इक्व R1? यहां पे है इक्व R1। अब देखो डिस्टेंस कितना है, ए तो हो गया आपका 1 kb राइट, तो एक हो रहा है 10, ये भी हो रहा है 10, ये भी एक हो रहा है 10, तो 30 ऐड होगा 1000 के बाद। सो यू शुड एक्चुअली गेट 1030 प्लस 2970 राइट, या 2970 है कि नहीं? यस। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, नियर बाई 1 and 3। साइंस इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब देखो कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा इस चीज। आप 4 को डाइजेस्ट कर रहे हो, आप सोचो आप 4 को डाइजेस्ट कर रहे हो, मतलब 4 kb को डाइजेस्ट कर रहे हो, आपको ऐसा मिल सकता है 1 and 3 मिल सकता है। अगर आपको ऐसे मिल रहे हैं कि 1030 प्लस 2970 जब मिल रहे हैं, एंड आप इसको बोल रहे हो कि नियर बाई 1, क्योंकि आपको लग रहा है कि नियर बाई 1000 है, इसलिए आप नियर बाई साइन दिया। देखो ये नियर बाई साइन दिया राइट, तो ए भी तो नियर बाई 3 होगा। अगर आप 4 को डाइजेस्ट कर रहे हो, आपका दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप 1 and 3 मिल रहे, या तो नियर बाई 1 and नियर बाई 3 होगा। अब एक साइड नियर बाई हो रहा है, बाकी साइड कैसे पूरा के पूरा 3 हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल इन साइंस, यू टेल मी। आप समझ में आ रहे हैं? साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बता रहा हूं। देखो आप 4 को डाइजेस्ट कर रहे हो, अगर आप पूरे डाइजेस्ट कर रहे हो तो आपको 1 and 3 डायरेक्ट मिल जाएगा राइट। अगर डाइजेशन में थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, एंड 1030 एंड 2970 मिल रहा है राइट, तो 1030 को आप बोल रहे हो कि नियर बाई 1, सो यू शुड ऑल्सो राइट 2970 को आप यू शुड ऑल्सो राइट नियर बाई 3। हाउ कैन इट बी ओनली 3? अंडरस्टूड? So the option where nearby 1 and 3 is there, this is not correct. This is so scientific. Let me tell you, this is so scientific. You cannot ignore the nearby sign. क्योंकि इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें और धमाका मचाने वाला है। अब देखो उसमें क्या है, इसमें है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसमें XH1 एंड BAMH1 पहले ढूंढ लेते हैं। कहां पे XH1 है? यहां पे आपके XH1, देन BAMH1, यहां पे है आपका BAMH1, यहां पे है आपका BAMH1, ब्लू कलर, ठीक है। अब देखो तो यहां पे एक हो गया 10, ए हो गया 10, एक हो गया 0.2 राइट, मतलब इस इधर होगा 220, इधर होगा 0.8 एंड 10, मतलब 810, एंड रेस्ट ऑल, सो दिस विल बी 2970। तो यहां पे आपको मिलना चाहिए 220 प्लस 810 प्लस 2970, ऐसा मिलना चाहिए। अब देखो यहां पे कैसे लिखा है, कितना इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, एक बार देख लो इसको देखो कैसे किया। थोड़ा कलर चेंज कर लें तो तब आपको मजा और आएगा। ये जो 220 है इसको दिया है नियर बाई 200, ओके ठीक है चलो। इसको दिया है नियर बाई 800, एंड इसको दिया है डबल नियर बाई मतलब मोर क्लोज राइट। इसको लिखा है डबल नियर बाई 3000, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ हमको, ये नियर बाई का क्या मतलब है? मतलब क्लोज राइट। डबल नियर बाई का क्या मतलब है? और क्लोज। आप तीनों चीज देखो, आप 220 को 200 बनाया, मतलब 200 लिखा, 810 को 800 लिखा, 2970 को 3000 लिखा। अब सच में बताओ तो कौन सा ये तीनों जो मॉडिफाई किए हो, ये तीनों अलग अलग मॉडिफिकेशन है राइट। इन तीनों में से कौन सा मॉडिफिकेशन शुड बी मोर क्लोज? 810 to 800, क्योंकि इसमें डिफरेंस है ओनली 10, इसमें डिफरेंस है 20, इसमें डिफरेंस है 30। तो अगर आपको एक डबल नियर बाई साइन लगाना है, who deserve that? 800. You should put double sign here. Understood? क्योंकि 810 and 800 बस 10 का फासला है राइट, बस डिफरेंस ऑफ 10, इन दिस केस डिफरेंस ऑफ 20, इन दिस केस डिफरेंस ऑफ 30। तो अगर आपको मोर क्लोज वाला जो साइन है वो यूज करना है, वो सिंबल यूज करना है, जो कहां पे यूज करना चाहिए? 800 का किस में यूज करना चाहिए? क्योंकि इसमें सिर्फ 10 का डिफरेंस है,
बट यहां पे है 3 में, देखो इसीलिए दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो कौन सा करेक्ट होगा? A2 वाला। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला था आपको कि दिस इज द बेस्ट एवर क्वेश्चन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ ऑन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन। एक्सीलेंट क्वेश्चंस। सो प्लीज एक बार और देख लो, मैंने पूरा के पूरा ये पे डायग्राम बना के सब कुछ कर दिया, एक बार देख लो, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्लाज्मिड डीएनए व्हेन डाइजेस्टेड, ओके और एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो कभी कभी क्या क्वेश्चन में क्या होता है, दे कैन से प्लाज्मिड और दे कैन से जीन। See, the basic funda is that if they mention gene, you should consider linear. If they mention plasmid, you have to consider circular. These are the basic funda. Yeah, वहाँ पे कैसे कहीं पे भी नहीं मेंशन होगा कि सर्कुलर प्लाज्मिड, लिनियर जीन, ऐसे मेंशन नहीं होगा। जीन मतलब यू हैव टू कीप इन माइंड, ओ जीन है मतलब लिनियर है, प्लाज्मिड मतलब सर्कुलर है। मैं क्यों बता रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, देन आपको पता चलेगा। देखो मान लीजिए एक प्लाज्मिड है जिसका साइज है 1 kb, जीन है जिसका साइज है 1 kb, राइट। अब देखो यहां पे भी मान लीजिए कि एक हिंट्री साइट है, यहां पे भी एक हिंट्री साइट है। आप दोनों को डाइजेस्ट करो हिंट्री देके, यहां पे आपको 2 बैंड मिलेगा, यहां पे आपको सिंगल बैंड मिलेगा। समझ में अभी डिफरेंस क्या है? क्योंकि सर्कुलर है ना, तो आपको 1 kb वाला एक बैंड मिलेगा, यहां पे 2 बैंड आया, मान लीजिए कि एक है 0.8, एक है 0.2, आपको 2 बैंड मिलेगा। समझ में आया? क्यों 2 बैंड मिलेगा? क्योंकि ये जीन है, लीनियर है, तो लीनियर में एक जगह पे डाइजेशन हुआ तो 2 फ्रैगमेंट मिल जाएगा। अगर सर्कुलर हुआ तो एक जगह पे डाइजेशन होगा, मतलब वही जो सर्कुलर वाला बैंड है दैट विल बिकम लीनियर। तो ये एक स्मॉल कंसेप्ट है, बट इसको आपको दिमाग में रखना है, राइट? क्योंकि छोटा छोटा कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा, बहुत सारे चीज में हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं। अ प्लाज्मिड डीएनए व्हेन डाइजेस्टेड विद EcoR1 गिव अ सिंगल बैंड ऑफ 16 kb। आप एक प्लाज्मिड को डाइजेस्ट किया किससे? EcoR1 से, and you got 16 kb band. Okay, now when the same plasmid was digested with BAMH1, you got 2 bands in the form of 6 and 4, in the form of 6 and 4. अच्छा, तो आपको क्या बताना है? This plasmid has how many sites of this? अब पहले एक चीज सोचो, अगर आपको यह मानना है कि BAMH1 से आपको क्या मिला? 6 and 4। आप 6 and 4 को अगर ऐड करोगे यू विल नेवर गेट 16, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो 6 and 4 है, इनमें से कुछ और बैंड होगा जो कि मल्टीपल ऑफ आइदर 6 और मल्टीपल ऑफ 4, राइट? तो देख लेते हैं, 6 6 4 क्या ये 16 होगा? 6 6 12 and 4 16, यस ये होगा। तो टू गेट 3 bands from BAMH1, I mean through BAMH1, you have to have 3 sites on BAMH1। देखो अगर ऐसे है, आपको मान लीजिए कि A है 6, A है 6, A है 4, ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर यहां पे भी BAMH1 है, यहां पे भी BAMH1 है, यहां पे भी BAMH1 है। देख लो एक बार, राइट? तभी जाके आपको मिलेगा। अगर आपको 3 बैंड मिल रहे हैं, इसका मतलब है 3 जगह पे है वो, 3 साइट से। एंड आपको EcoR1 में सिर्फ एक ही बैंड मिला था, राइट? तो EcoR1 कहीं पे भी बैठा दो, EcoR1 कहीं पे भी बैठा दो। तो यहां पे पूछा है कि प्लाज्मिड हैज सिंगल साइट ऑफ EcoR1 एंड 2 साइट्स ऑफ BAMH1। नो, नॉट 2 साइट्स, सिंगल साइट ऑफ EcoR1 एंड 3 साइट्स ऑफ BAMH1। यस, सिंगल साइट्स ऑफ EcoR1, 2 साइट्स ऑफ BAMH1। नो नो नो। ओके, समझ आया? बहुत सिंपल है। या बोल रहा था नेक्स्ट, देखो, you successfully amplify the PSY2 coding sequence repeated below for you. This is the coding sequence of PSY2 and plan to clone the PCR fragment into vector 2. This is your vector 2, you are planning to clone it, right?
The cloning sites available on this vector are shown below. The cloning sites are shown below. These are like you have stu1, sal1, eqr1. You have stu1, sal1 and eqr1. 3 sites are there. Understood? अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है? What is the ways to insert? What is or are the ways to insert the amplified PSY coding sequence into vector 2? Given the restriction sites, you could use to cut the vector as well as the coding sequence for each of these. Right? Okay. अच्छा, देखो बहुत सिंपल है. आपको ये जो PSY वाला 2 है, आपको यहाँ से काट के इधर बिठाना है for cloning purpose, right? So for that you have to choose restriction sites to cut your gene also, to cut your vector also. But please keep in mind, आप जो restriction site यहाँ पे यूज करोगे जीन को डाइजेस्ट करने के लिए, सेम restriction sites you should use to digest your vector also, right? क्योंकि साइट कंपेटिबिलिटी होना चाहिए फॉर क्लोनिंग पर्पस. बहुत सिंपल है, आप इसको जानते ही हो, राइट? तो ठीक है, चलिए देखते हैं ये जो साइट है stu1 साइट कहाँ पे है, sal1 कहाँ पे है, eqr1 कहाँ पे. चलिए एक बार देख लेते हैं. अच्छा, stu1 क्या है? AGGCCT, राइट? हमको दिख रहा है यहाँ पे AGGCCT, ये है stu1, ठीक है. नेक्स्ट sal1 GTC ये है sal1. बस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इसको छोड़ के आपका सीक्वेंस शुरू हो जाता है. देखो GTC sal1 का शुरू हो गया, राइट? नेक्स्ट है eqr1 GAATC, ये है GAATC, यहाँ पे है eqr1, ठीक है. ये है पोजीशन ऑफ eqr1, stu1 एंड sal1. आपको यहाँ से दो साइड, आपको दोनों साइड में रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना है, ताकि मैंने एक चीज में बार बार बोल रहा था कि टू गेट वन स्लाइस ऑफ अ जीन, टू गेट वन फ्रैगमेंट ऑफ अ जीन, it has to be digested on both sides, otherwise you cannot get the fragment, right? You cannot get the fragment. Okay, चलिए, तो कौन सा साइट आप चूज करेंगे, राइट? इधर है डाइजेशन, डाइजेशन विद प्लाज्मिड, दिस साइड ऑफ डाइजेशन विद योर जीन. अच्छा, यहाँ पे जब हमको stu1 एंड sal1 मिल ही रहे हैं इतना करीब में दोनों साइड, तो आई विल गो फॉर दिस टू, राइट? आई विल चूज stu1 एंड sal1, राइट? stu1 एंड sal1, फाइन. अब आपको शायद लग रहे होंगे सर eqr1 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि eqr1 तो स्टिकी एंड देगा, राइट? eqr1 तो स्टिकी एंड देगा. अगर आप stu1 यूज कर रहे हो, इन दैट केस इट विल बी अ ब्लंट एंड प्रोड्यूसर एंड, राइट? तो क्लोनिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, आप शायद यही सोच रहे होंगे. ओके, ठीक है, मैं यही आपको बता रहा हूं. अब देखो, अगर आप eqr1 का सीक्वेंस कंसीडर करोगे, अब देखो यहां से यहां तक इतना जो पार्ट है एक्स्ट्रा आ जाएगा जिन के साथ, जो कि हमको जरूरत है ही नहीं. आपका ब्लंट एंड आ रहा है, इसके लिए और भी कुछ तरीका है. हम लोग एडेप्टर यूज कर सकते हैं, हम लोग लिंकर यूज कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम. बट सिंपली यू कैनॉट चूज, यू कैनॉट टेक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एडिशन टू योर जीन सीक्वेंस. दैट इज नॉट अप्रिशिएटेड. अंडरस्टूड? इसको लेने की जरूरत नहीं है, उसका बाद में प्रॉब्लम हो सकता है. ज्यादा से ज्यादा सीक्वेंस आप क्यों लेंगे? आपको जितना चाहिए जीन का उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना है. अगर यहाँ पे stu1 का साइट नहीं होता, बात कुछ दूसरा बनता. आपके पास ऑलरेडी नजदीकी वाला रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, तो आप क्यों जाओगे eqr1 के पास? ओनली फॉर द सेक ऑफ स्टिकी एंड यू शुड नॉट गो फॉर इट, बिकॉज अगर आपके पास ब्लंट एंड भी है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो आराम से, चाहे वो लिंकर देके, चाहे वो एडेप्टर देके, ठीक है? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. देखो, you decide to use the following plasmid to clone gene A. What is gene A? Yes, this is the whole gene A. आप gene A को क्लोन करना चाहते हो. To achieve this, you digest both the genomic DNA and the plasmid DNA using a restriction enzyme. All right. You then ligate the gene A DNA into the cut plasmid. Fine. Finally, you transform the E. coli bacterial cells with the ligation mixture. All right. Now the question is, which restriction enzyme did you use to digest the gene A for insertion into the plasmid? अगर जीन ए को यहां से काटना है तो कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप यूज करोगे ताकि यहां पे आप बिठा सकते हो, राइट? ओके, तो इस आंसर भी करने से पहले मैं जो चीज पहले भी आपको बताया फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर जीन को काटना है तो दोनों साइड काटना है,
Single side digestion cannot give you a gene fragment. You have to digest on both side, right? Okay. So चलिए देखते हैं KPN1, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं. KPN1, ओके देखो KPN इस साइड में है, इस साइड में है KPN1, यस दोनों साइड KPN1 है, KPN1 पास कर गया. नेक्स्ट चलो दूसरा कुछ ढूंढते हैं. हिंट 3 विद इन द जीन आ रहे हैं. विद इन द जीन जो रेस्ट्रिक्शन साइड है उसको कैसे ले सकते हो? आपका जीन ही डाइजेस्ट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज इम्पॉसिबल. नेक्स्ट सेल वन कहां पे आ रहे हैं? वो भी जीन के अंदर ही आ रहे हैं, राइट? इम्पॉसिबल, छोड़ो. नेक्स्ट XH1 आ रहे हैं दिस साइड, यस. इज देयर एन XH1 दिस साइड? देयर इज नो XH1. सो अगर एक साइड में आ रहे हैं तो इसको लेके आप क्या करोगे? इम्पॉसिबल, राइट? तो आपको KPN1 में डालना है, राइट? अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर KPN1 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का अंदर आ गया. अगर KPN1 डाइजेस्ट करके यहाँ पे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को घुसा रहे हो, देन जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है दैट विल बी गॉन. सो व्हाट? यू ऑलरेडी हैव वन मोर रेजिस्टेंस, that is ampicillin resistance. With that it will grow. You don't need so many multiple resistance, right? You need this resistance marker gene only for your selection process, isn't it? They will not help you in bacterial growth. Do you think this resistance this resistance gene will help in the growth, in the bacterial growth? They will never grow. They will never help in the growth. They will only give you protection from the antibiotics, nothing more than that, right? तो एक तो है ऑलरेडी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, आपको दोनों का जरूरत ही नहीं है, उसके हिसाब से चलो, ठीक है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखो, अ DNA is 100% रेडियोलेबल्ड इन वन एंड. DNA is 100% रेडियोलेबल्ड इन वन एंड. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए DNA इसका वन एंड is totally radiolabeled, 100% radiolabeled. Okay, fine. It contains 3 hint restriction sites. All right. If you digest with hint 3, how many following bands will you observe? If you digest with hint 3, how many following bands will you observe? अच्छा, यहाँ पे हम लोग को एक दूसरा फंडा इस्तेमाल करना है जिसका नाम है पार्शियल डाइजेशन. अब पार्शियल डाइजेशन का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा पहले. Then I'll take you to this question, right? Okay. देखो, मान लीजिए जीन है, यहाँ पे 2 साइट है, यहाँ पे भी 2 साइट, राइट? मान लीजिए कि ये है BAMH1, ये है EcoR1, यहाँ पे भी है BAMH1, ये है EcoR1, राइट? तो मान लीजिए कि ये है 1 पे है, ये है 3 पे, ये भी 1 पे है, ये भी 3 पे है. टोटल साइट है 0 and 5, 0 and 5, राइट? ओके. अच्छा, 3 नहीं, मान लीजिए 3.5 कर दो, 3.5 कर दो, राइट? ओके. अब देखो क्या करते हैं हम लोग. मान लीजिए ये है कंप्लीट डाइजेशन, ये है पार्शियल डाइजेशन. अब देखो कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या है? कंप्लीट डाइजेशन का मतलब होता है इट विल डाइजेस्ट कंप्लीटली. देन how will you consider complete digestion from your partial digestion? Partial digestion का मतलब क्या है? partial का मतलब समझते हो ना? partiality. कभी कभी बोलते हो हाँ सर बहुत partial है, राइट? ओके. तो partial मतलब किसी एक चीज को ज्यादा प्रेफर करना. partiality जो बोलते हैं, एक जो वर्ड का मीनिंग होता है, partiality का मतलब ही होता है किसी एक चीज को पर्टिकुलरली ज्यादा प्रेफरेंस डालना, राइट? कंप्लीट मतलब इन दिस केस इट विल डेफिनेटली वर्कआउट, राइट? तो जब हम लोग बात करते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन, इसका मतलब BAMH1 will digest, EcoR1 will also digest. So if BAMH1 digests and EcoR1 digests, you will get this 2.5 and this 1.5. So you will get 3 bands in the form of 1, 1.5 and 2.5. ठीक है? तो आपको 3 बैंड मिलेगा अगर एक कंप्लीट डाइजेशन हुआ. अगर एक कंप्लीट डाइजेशन हुआ तब आपको 3 बैंड मिलेगा, क्योंकि 1, 2.5 एंड 1.5. अगर ये पार्शियल डाइजेशन हुआ, देखो इसका सेटअप दोनों एक ही है, इसका सेटअप दोनों एक ही है,
बट पार्शियल डाइजेशन का मतलब क्या है? पार्शियल डाइजेशन का मतलब है, मान लीजिए कि BAM-H1 डाइजेशन, BAM-H1 विल डाइजेस्ट, इक्वारॉन विल नॉट डाइजेस्ट। और उल्टा सोचो, इक्वारॉन विल डाइजेस्ट, BAM-H1 विल नॉट डाइजेस्ट। और ऐसा सोचो दोनों ही डाइजेस्ट होगा, और ऐसा भी सोचो दोनों डाइजेशन नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ठीक है, चलो थोड़ा देखते हैं एक बार। मान लीजिए कि BAM-H1 विल डाइजेस्ट, अगर BAM-H1 डाइजेशन करेगा एंड इक्वारॉन नहीं डाइजेशन करेगा, आपको क्या क्या बैंड मिलेगा? 1 and 4, दिस साइड 1, दिस साइड टोटल 4। अब मान लीजिए कि इक्वारॉन डाइजेशन करेगा, BAM-H1 नहीं डाइजेशन करेगा, इन दैट केस यू विल गेट 3.5 and 1.5, राइट। अगर मानते हैं कि दोनों डाइजेशन करेगा, तब क्या मिलेगा? ये जो यहां पे जो मिला 1, 2.5 and 1.5। अगर मान लीजिए कि दोनों डाइजेशन नहीं किया तो 5। अब सोचो कि कितना डिफरेंट टाइप का बैंड आपको मिल सकता है। यहां पे देखो, 1 मिल सकता है, 1.5 मिल सकता है, 2.5 मिल सकता है, 3.5 मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है। कितना बैंड मिल सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। You can get 6 band from here and you will get only 3 bands from here. अब डिफरेंस समझ में आया? कंप्लीट डाइजेशन वर्सेस पार्शियल डाइजेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, कंप्लीट में सिर्फ 3 बैंड मिला आपको, पार्शियल में आपको 6 बैंड मिला। फंडा क्लियर हुआ? पार्शियल डाइजेशन का मतलब क्या है, राइट? ओके, तो एक कंसेप्ट आएगा, ये जो कंसेप्ट है, आपको इस कंसेप्ट का जरूरत है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने पूरा ट्रेलर आपको समझा दिया। देन आई विल टेक यू टू द क्वेश्चन। ओके, ठीक है, चलो। एक डीएनए है, ओके, यहां पे डीएनए है, यहां पे 3 हिंड साइड्स है, ठीक है। मान लीजिए A, B एंड C, 3 हिंड साइड्स है। इफ यू डाइजेस्ट विथ हिंड 3, हाउ मेनी फॉलोइंग बैंड्स विल यू ऑब्जर्व? ठीक है, चलो देखते हैं कितना बैंड आपको मिल सकता है। ये यहाँ पे मान लीजिए आपका स्टार्ट है, राइट? ये है आपका स्टार्ट, तो आपको क्या क्या मिल सकता है? देखो कैसे मैं कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे एक है, ठीक है, फिर A से ऐसे एक है, फिर B से ऐसे एक है, देन C से ऐसे एक है। देन अब देखो, बस यहाँ से A है, यहाँ से B है, यहाँ से C है, A to B है, B to C है, A to C है। अब एक बार देख लो, देखो देखो, ये जो पूरा मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्लीट एंड पार्शियल डाइजेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट एंड पार्शियल डाइजेशन। अब देखो यहाँ पे 1 एंड लेवल्ड है, तो अगर ये पूरा बैंड, पूरा जो 5 kb है, पूरा 5 kb, इसका कितना नहीं, इसका तो कुछ साइज नहीं बता है, एनीवे दैट्स नॉट एन इशू। तो ये अगर पूरा अनडाइजेस्टेड रह गया तो यू विल गेट दिस, राइट। अगर सिर्फ यहाँ पे डाइजेशन हुआ, लेट मी टेक डिफरेंट कलर, अगर सिर्फ यहाँ पे डाइजेशन हुआ, यू विल गेट फ्रॉम हियर टू हियर, सो दिस इज A to this, A to this। अगर सिर्फ यहाँ पे डाइजेशन हुआ तो यू विल गेट फ्रॉम B to this, आपको मैंने यहाँ पे बताया। अगर यहाँ पे डाइजेशन हुआ तो यू विल गेट C to this। सो ये जो बैंड है चारों तरफ, इस चारों बैंड में लेवल्ड है, सो 4 लेवल्ड, 4 विल बी लेवल्ड, राइट। अब कितना अनलेवल्ड है? देखो, जब आप यहाँ पे डाइजेशन कर रहे हो, आपको 2 बैंड मिल रहे हैं, एक A एक A, तो ये वाला तो लेवलिंग में आ जाएगा क्योंकि इस साइड लेवलिंग है, ये क्या होगा? अनलेवल्ड हो जाएगा। अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर आप ऐसे सोचोगे, मान लीजिए यहाँ पे डाइजेशन है, तो यहाँ पे एक बैंड हुआ, यहाँ पे एक बैंड हुआ, तो ये लेवलिंग में आ जाएगा, ये हो जाएगा अनलेवल्ड। इसीलिए देखो पूरा मैंने यहाँ पे, ये है अनलेवल वाला बैंड, तो यहाँ से A, यहाँ से B, यहाँ से C एंड AB, BC एंड AC, तो आपको 6 मिलेगा अनलेवल्ड एंड 4 मिलेगा लेवल्ड, 4 लेवल्ड एंड 6 अनलेवल्ड। समझ में आया? ओके, ठीक है, या यही मैंने बोल रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत हाई फंडा क्वेश्चन है, बहुत हाई फंडा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। A 6.4 kb plasmid DNA has 2 restriction endonuclease sites, HIND3 and EcoR1। ठीक है, चलो एक है HIND3, एक है 6. एक है EcoR1। इसका टोटल साइज है 6.4। Complete double digestion of the plasmid with both the enzymes yields 2 fragments, 3.1 and 3.3. So let's say this side is 3.1, this side is 3.3, right? In order to study DNA repair process, a GT mismatch was introduced in one strand of HIND3 site. In one strand of HIND3 sites, you have introduced GT mismatch. इसका मतलब क्या है? What do you mean by GT mismatch? देखो, मान लीजिए कि इसका जो सीक्वेंस है, ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, मान लीजिए ऐसे है AGCT। सपोज ए है AGCT, ये चेंज होके हो गया ATCT। आप देखो, ये हो गया आपका GT मिसमैच। समझ में आया? GT मिसमैच का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल सीक्वेंस है AGCT, दिस इज ओरिजिनल सीक्वेंस, एंड दिस हैज बिकम म्यूटेंट सीक्वेंस ATCT, मतलब G2T हो गया, दैट इज कॉल्ड GT मिसमैच। ठीक है, GT मिसमैच। इसका असर क्या पड़ेगा? मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसका असर क्या पड़ेगा? अगर ए मान के चल रहे हो कि AGCT इसका ओरिजिनल सीक्वेंस है, तो अगर AGCT रहेगा तभी वो डाइजेशन होगा। अगर AGCT से ATCT हो गया, इट कैन नॉट डाइजेस्ट। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और बाकी पार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, a GT mismatch was introduced in one strand of the HIND3 sites and the damaged plasmid was incubated in a reconstituted repair system containing all the factors and the enzymes to be required for repair। आप इस वेक्टर को रिपेयर करोगे। क्या रिपेयर करोगे? ये जो G से T हो गया, फिर T से आपको G लाना है, दैट इज कॉल्ड रिपेयर। आपको क्या रिपेयर करना है? आपका डैमेज का क्या मतलब है? G से T हो गया, दिस इज कॉल्ड डैमेज्ड। तो आपको अभी T से G लाना है वापस, दिस इज कॉल्ड रिपेयर, राइट? तो आप रिपेयर करोगे मतलब T को फिर G में लाओगे, वापस लाओगे, दिस विल बी नोन एज रिपेयरिंग ऑफ अ वेक्टर, राइट? तो रिपेयर के लिए आपको क्या चाहिए? DNA रिपेयर सिस्टम। इसीलिए आपको पूरा DNA रिपेयर सिस्टम दे दिया, रिकंस्टिट्यूटेड सिस्टम दे दिया, ताकि आप उसको रिपेयर कर सको, राइट? अच्छा, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, लिखा है कि इफ द एफिशिएंसी ऑफ द रिपेयर सिस्टम इज 50%। व्हाट डू मीन बाय दिस? व्हाट डू मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ रिपेयर सिस्टम इज 50%? ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आप बोल रहे हो कि इंडिया का जीतने का चांसेस है 50%। इसका मतलब क्या है? इंडिया जीत भी सकता है, इंडिया हार भी सकता है। अगर बोल रहे हो कि उसका विनिंग परसेंटेज 50% है, जीतने का चांसेस है 50%, इसका मतलब इंडिया जीत भी सकता है, इंडिया हार भी सकता है। अगर आप बोल रहे हो कि इंडिया का जीतने का चांसेस 80% है, मतलब ज्यादातर केसेस में इंडिया जीत ही जाएगा, राइट? तो 50% का क्या मतलब है? ना इस साइड ना उस साइड, इंडिया भी जीत सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है, राइट? सेम चीज अगर मैं बोल रहा हूं रिपेयर सिस्टम का एफिशिएंसी है 50%, इसका मतलब क्या है? रिपेयर हो भी सकता है, रिपेयर नहीं भी हो सकता है। अंडरस्टूड? क्योंकि 50% बोला गया, राइट? ओके, तो इन दैट केस क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंड पैटर्न्स ऑन एग्रोस जेल विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर ट्रीटिंग द रिपेयर प्लाज्मिड विद बोथ HIND3 एंड EcoR1। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, EcoR1 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, EcoR1 will digest here, there is no problem with EcoR1। the problem is with HIND3, the problem is with HIND3। HIND3 का क्या प्रॉब्लम है? ये जो आप रिपेयर सिस्टम के लिए बैठा दिए हो यहाँ पे, विद रिपेयर सिस्टम, रिपेयर बापर, दिस दैट एवरीथिंग, आप ये मान के चल रहे हो कि ये रिपेयर हो जाए,
बट रिपेयर होने के चांसेस है ओनली 50%। तो ये रिपेयर हो भी सकता है, रिपेयर नहीं भी हो सकता है, राइट। अच्छा, अगर रिपेयर हो गया, अगर वो टी से जी आ गया, इसका मतलब हिंड 3 कैन डाइजेस्ट। अगर रिपेयर नहीं हुआ, अगर टी रह गया, टी से जी अगर नहीं हुआ, टी अगर रह गया, हिंड 3 कैनॉट डाइजेस्ट। तो हिंड 3 के लिए आपको दो चीज मान के चलना है, हिंड 3 मे डाइजेस्ट, हिंड 3 मे नॉट डाइजेस्ट, बट इक्वारॉन विल डाइजेस्ट, राइट। ठीक है, चलो एक देख लेते हैं। अगर हिंड 3 डाइजेस्ट किया तो आपको क्या क्या बैंड मिलेगा, 3.1 एंड 3.3, राइट। अगर हिंड 3 डाइजेस्ट नहीं कर पाया, सिर्फ इक्वारॉन नहीं डाइजेस्ट किया, तो आपको क्या मिलेगा, 6.4 ही मिलेगा, राइट। तो आपको सिर्फ 3 ही बैंड मिल सकता है, मुश्किल से, मतलब मैक्सिमम आपको 3 ही बैंड मिल सकता है, 3.1, 3.3 एंड 6.4। इससे ज्यादा बैंड आपको नहीं मिल सकता है। समझ में आया? ओके, अब चलो देखते हैं। यहां पे अब लिखा है कि जो ऑप्शन है, एक में 6.4, एक में 3.3, इंपॉसिबल। ऑप्शन बी 3.3, 3.1 गॉन। ऑप्शन सी 6.4, 3.3, 3.1 यस। ऑप्शन डी, इसमें भी तीनों बैंड है। अब तो मजा यहां पे आएगा। मैं बोल रहा हूं कि तीनों बैंड मिलना चाहिए, दोनों ऑप्शन ऐसे दे दिया, दोनों में 3 ऑप्शन है, मतलब तीनों बैंड है। अब कैसे निकालोगे कौन सा सही है? अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो, अब पहले सोचो, ये जो 3.1 एंड 3.3 है, ये कहां से आया? अब देखो, एक जीन है जिसका साइज है 6.4, अब इसको डाइजेस्ट कर रहे हो, एक साइड है 3.1, एक साइड है 3.3। अगर आप जीन को डाइजेस्ट कर रहे हो दोनों फ्रैगमेंट में, एक छोटा फ्रैगमेंट, एक बड़ा फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट साइज में डिफर, फ्रैगमेंट साइज डिफर हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, बट फ्रैगमेंट का जो इंटेंसिटी है, जो बैंड है, बैंड का जो इंटेंसिटी है, दैट शुड रिमेन सेम। आप समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो, आप एक जीन को डाइजेस्ट कर रहे हो तो दोनों साइज अलग अलग है, इसीलिए साइज में डिफरेंस आ सकता है, बट थिकनेस में डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 3.1 ऐसे होगा एंड 3.3 ऐसे होगा। वाई? अगर आपका जीन ऐसे है तो ए भी ऐसा आएगा, ए भी ऐसे आएगा, एक ऐसे आ जाएगा। ऐसे पॉसिबल थोड़ी है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो, आपको 3.1 एंड 3.3 कहां से मिला? एक 6.4 को आप डिवाइड किए हो, राइट। तो दोनों साइज अलग अलग है, क्योंकि 3.1 थोड़ा छोटा है, 3.3 थोड़ा बड़ा है, बट इसका बैंड साइज डिफरेंट है, दैट इज फाइन, बट बैंड थिकनेस शुड नॉट डिफर। बैंड थिकनेस अलग होता है, बैंड साइज अलग होता है, राइट। तो 3.1 एंड 3.3 दोनों का थिकनेस शुड बी ऑलवेज सेम। द थिकनेस ऑफ 3.1 एंड द थिकनेस ऑफ 3.3 शुड बी ऑलवेज सेम, राइट। तो देखो किस में है, इसमें है, सो दिस विल बी योर आंसर। 6.4 जो है वो है सिंगल डाइजेशन, इसका थिकनेस इसके साथ मैच भी कर सकता है, नहीं भी मैच कर सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट व्हेन यू आर गेटिंग 3.1 and 3.3, their thickness of the band I'm talking about, thickness should always remain same. इसका चाहे साइज डिफरेंट हो, बट थिकनेस डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दैट शुड बी योर आंसर। या अब थैंक यू बोलने का टाइम आ गया। ठीक है, ओके, सो आई एम श्योर यू पीपल हैव एंजॉयड अ लॉट, and I'm sure you have explored the way how to solve restriction endonuclease questions. I personally tried my level best to really uplift your concept and to give you the best of my knowledge, whatever I have acquired so far from my academic experience I have given to you, and I'm sure you have enjoyed, and I'm sure आपको बहुत अच्छा लगा होंगे, right? Okay, thank you so much. Thank you.